Ram Ram friends, I hope all you are good. And friends, this is CA Manoj Gupta, your friend, your best wisher, and always a helping hand to get your professional degree, that is CA. Friends, ये लॉकडाउन चालू है, बड़ी भारी विपत्ति हम पे आई हुई है। इसके लिए हमारे जो कल्चर हैं, जो हमारे एंसेस्टर लोगों ने बनाए थे, उस सिस्टम को हमको अप्लाई करते रहना है फ्रेंड्स, इस महाबीमारी से लड़ने के लिए। तो जितना हो सके अपने पुराने जो संस्कार हैं, जो पुराने सिस्टम हैं, उनको यूज करो। सो इस बीमारी से बहुत जल्दी लड़ा जा सकता है और ठीक भी हो सकता है। भगवान से प्रार्थना करना, जो भी अपने अपने इष्ट देव हैं, कि भगवान इस बीमारी को जल्दी से ख़त्म करें, जिससे हम लोग वापस से स्वतंत्र हो सके। बराबर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट से सेम मैंने जो आरटीपी पहले न्यू कोर्स के लिए डाली थी, अभी ओल्ड कोर्स की आरटीपी के डिस्कशन के लिए, डीप डिस्कशन के लिए मैं आया हूँ। मैं रिपीट कर देता हूँ, आज का सेशन है हमारा आरटीपी ओल्ड सिलेबस एफआर डीप डिस्कशन। ठीक है, सो ये एफआर का ओल्ड सिलेबस का आरटीपी है, जो कि मई 2020, जो कि अभी जून 2020 हो गया है। ओके नाउ फ्रेंड्स, जैसा मैंने न्यू कोर्स के आरटीपी के टाइम पे बोला था कि आरटीपी को मैं नॉर्मली बच्चों को बोलता हूं कि यू शुड डू लाइक 2 पेपर टुगेदर। माने आपको आरटीपी को सॉल्व करना चाहिए, जैसे कि आप 2 एग्जाम एक साथ लिख रहे हो, ऐसे आप इसको सॉल्व करो, क्योंकि आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं इसके अंदर। और फिर उसके बाद में आप इस वीडियो को देखो, तो क्या होगा, आपको एग्जैक्टली आइडिया मिलेगा कि हाँ, आप कहां पे मिस्टेक कर रहे थे या कहां पे आपका कुछ माइनस पॉइंट था जिसको आप इंप्रूव कर सकते हो। बराबर। सो आई होप अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो आप इस आरटीपी को पहले सॉल्व कर लो 6 घंटे में कंटिन्यू बैठ के, फिर इसके बाद में मेरा वीडियो देखो। यू विल आइडेंटिफाई द डिफरेंस एंड आपको अपनी मिस्टेक्स का एग्जैक्टली कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो पता चलेगा। बराबर। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस आरटीपी को मैं एग्जाम की तरह सॉल्व करवाने वाला हूं। जैसे हम एग्जाम में कैसे अंडरलाइन करें, छोटी छोटी चीजें होती हैं, कैसे हम एग्जाम में परफॉर्म करें, कैसे हम सम को स्टार्ट करें, कैसा हम प्रेजेंटेशन करें, इन सब बातों को भी मैं ध्यान में रखूंगा। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक बहुत कॉमन डाउट बच्चों का हुआ करता था, जिसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन का आरटीपी एक वीडियो भी डाला हुआ है, जिसमें बच्चे पूछते थे कि सर क्या क्या अमेंडमेंट हो गए हैं, अभी न्यू सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में क्या क्या नया आ गया है। तो फ्रेंड्स, जितना भी सब्जेक्ट के बारे में आपको जो भी अपडेट चाहिए, आरटीपी इज द बेस्ट वे। आपके रिवीजन टेस्ट पेपर में वो जो भी अपडेट होता है ना, उसको देते हैं, और आरटीपी आने के बाद कोई नया अमेंडमेंट वो डालते ही नहीं है नॉर्मली। तो इसके लिए आप सोच सकते हो कि आरटीपी जैसे आपके हाथ में आ गई है, उसके स्टार्टिंग के जो भी पेज उसने दिए हैं वो अमेंडमेंट के दिए हैं, कुछ ना कुछ वो लिख के देगा, बस उसको रेफर कर लो, बहुत हो गया। जैसे आप अभी देखो ओल्ड सिलेबस के आरटीपी, इसके स्टार्टिंग के 31 पेज तो उन्होंने खाली अमेंडमेंट के लिए दिए हैं, जिसमें कौन कौन सा इंडियस है, कौन कौन से इंडियस में चेंजेज हुए हैं, उन सब के बारे में बताया हुआ है, जो जो आपके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन इंडियस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको डाला हुआ है फ्रेंड्स, आप अगर उसको अच्छे से कर लोगे तो आपके इंडियस का, स्पेशली ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट के लिए, इंडियस का पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के 31 पेज में अभी स्किप कर रहा हूं, क्योंकि इसका मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, आपको क्या क्या अमेंडमेंट हैं और कौन कौन से इंडियस एप्लीकेबल हैं ओल्ड सिलेबस के लिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में, पेज नंबर 32। पहले यस का है फ्रेंड्स। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हर एक क्वेश्चन को या हर एक चैप्टर के 80% पार्ट कॉमन बनाओ। उससे क्या होगा कि आप हर आंसर को लिखते टाइम पर सोचोगे नहीं कि मैं इसको कहां से चालू करूं। यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद स्टेप नंबर 1। सो इसके लिए सारे एएस के आंसर के मैंने स्टेप्स आपको बताई हुई हैं। 3 स्टेप में आंसर लिखना है, और उन 3 स्टेप में मेन जो अपना जो कंक्लूजन होता है वो मैं हर एक एएस का आपको बताता जाऊंगा। प्लस एएस 2 का मैं आपको स्टेप 1, 2, 3 भी बता दूंगा, जिससे जिन बच्चों ने मेरा अभी तक सिस्टम नहीं समझा है, 80-20 कॉन्सेप्ट, और जो कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे हर एक चैप्टर में फिक्स स्टेप बनानी है, जिससे एग्जाम में हमको 1% भी सोचना ना पड़े कि हमको कहां से चालू करना है। डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। बराबर। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 AS2। एंड फ्रेंड्स, बता दूं आपको आरटीपी के भी सारे क्वेश्चन
मोस्टली आईसीआई के मटेरियल से ही हैं, मोस्टली क्या सारे के सारे आईसीआई के मटेरियल से ही हैं। इवन जो सीएफएस है और बाकी के जो बड़े बड़े चैप्टर हैं उनके तो सेम के सेम क्वेश्चन आईसीआई के मटेरियल से आए हुए हैं, सेम का सेम क्वेश्चन जो मेरी बुक में भी अवेलेबल हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए है। सब बच्चे जो भी चाहें उसको यूज कर सकते हैं। मेरे जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो है मनोज का FR, वहाँ जाके मैंने गूगल ड्राइव लिंक आपको शेयर कर दी है, आप डायरेक्टली वहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, ये जो आंसर्स होंगे इन सब आंसर्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन एक स्टार्टिंग होने के बाद में फिर आपको आगे का सिस्टम के लिए मैं आपको जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो ही अकेला एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमको थोड़ा फास्ट भी करना है और सिस्टमेटिक करके पूरा डीपली डिस्कशन भी करना है। लेट्स स्टार्ट। AS2 क्वेश्चन 1। AS2 पहले लिखा हुआ नहीं आएगा, हमको खुद को आइडेंटिफाई करना है कौन सा AS है, ठीक है। कीर्ति लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, computer. During the year ended 31st March 2011, the company manufacturing 550 computer. It has the policy of valuing finished stock of goods at a standard cost of 1.8 lakhs. माने वो फिनिश गुड्स की वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम फॉलो करती है, जो कि AS2 तो ना बोलता है, बट लेट्स सी आगे क्या बोला है। द डिटेल ऑफ द कॉस्ट एजेंडा, ओके। ये अंडरलाइन जो मैं जो कर रहा हूं ना, आपको उसी हिसाब से सोचना है कि पूरे को पूरे क्वेश्चन को अंडरलाइन नहीं कर देना है। जो जो आपको लगता है कि हाँ हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है उन चीज को अंडरलाइन करो, जिससे क्वेश्चन दोबारा रीड ना करना पड़े, क्योंकि एग्जाम में 3 आवर्स के अंदर फ्रेंड्स सब कुछ कंप्लीट करना है। अगर एक मिस्टेक हो गई उसका भी हमको रिकवरी उधर ही करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन को रीडिंग का जो सिस्टम हो वो ऐसा बनाओ कि एक बार रीड करने पे क्वेश्चन माइंड में पूरा छप जाए। इसके लिए क्या करो, जो जो मेन जरूरत की चीजें उनको अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है। तो ये सब नोटिस करते जाना, मैं ये सब इंक्लूड करूंगा फ्रेंड्स। आई एम सॉल्विंग इन एग्जाम, ऐसा मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, ठीक है। इन लैक्स दिया हुआ है रुपीज। रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 100 लैक्स। हम लोग कई बार ऐसे ब्रैकेट की चीजों को इग्नोर कर जाते हैं, उसको अंडरलाइन करना है, स्पेशली समझना है कि ब्रैकेट में उसने इन्फॉर्मेशन दिया है उसका बहुत यूज है, ठीक है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर बोल दिया, क्लोजिंग स्टॉक। एंड ऑल्सो कमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अडॉप्टेड बाय द कीर्ति लिमिटेड। तो फ्रेंड्स जो पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है उस पर आपको कमेंट भी देना है। नाउ फ्रेंड्स, ये जो कमेंट वर्ड है ये CA फाइनल के न्यू कोर्स में भर भर के है। आप देखो तो पूरा न्यू कोर्स एनालिसिस बेस ही है। एनालिसिस मतलब कमेंट मारना, आपको अपन को एक एनालाइज करके देना है कि भाई हमारे हिसाब से ये चीज बराबर है, ये चीज बराबर नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बला बला। सो वही चीज यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है। हम इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, या आप बोल सकते हो कि बच्चे सोचते हैं कि चलो ठीक है कमेंट, कई लोग तो कमेंट लिखते भी नहीं है, एक लाइन भी लिख के नहीं आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अगर 4 मार्क्स का है तो आपको खाली 3 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर 100% करेक्ट हुआ तो कमेंट का 1 मार्क्स तो आपको उड़ाई देंगे। तो हमको हर चीज को कवर करना है, प्लस कमेंट थोड़े सिस्टमेटिक होने चाहिए। अब जो हम स्टेप्स बना रहे हैं उसके अंदर ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाता है, बट स्टिल आपको समझना यह है कि हम कैसे इसका सोल्यूशन करें और कैसे हम एग्जाम में 100 मार्क्स उठा सकते हैं, 100% मार्क्स उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैंने कोई भी एस का आंसर आपको 3 स्टेप में करने को बोला था, याद है? वेरी गुड। जो ऑलरेडी मेरे सिस्टम को जानते हैं वो तो पता ही है, लेकिन नहीं जानते हैं वो लोग समझ लीजिए। स्टेप नंबर 1, यस, ऑलवेज फर्स्ट राइट द एएस नेम, नंबर एंड रूल रिलेटेड टू द प्रेजेंट क्वेश्चन। माने हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा एएस एप्लीकेबल होगा, उसका नाम क्या है, उसके लिए रूल क्या बताया है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। सारा रूल नहीं लिखना है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो पहला स्टेप मैं अभी आपके सामने बोलता हूं, ये किसका है, AS2 का है, क्लियर हो गया है। इन्वेंट्री का है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जो बताता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, बट वी शुड इंक्लूड ओनली नॉर्मल कॉस्ट, एंड कॉस्ट इंक्लूड ऑल आइटम बट एक्सक्लूडिंग 5 आइटम। इसलिए इंक्लूड होने वाले बहुत सारे आइटम है, बट एक्सक्लूडिंग हमने स्पेशली लिस्ट बना के रखी थी, याद है आपको 5 आइटम जो इन्वेंट्री में नहीं आने हैं। सबसे पहला, यस, एनी एबनॉर्मल कॉस्ट, दूसरा स्टोरेज कॉस्ट, तीसरा फाइनेंशियल चार्जेस दैट इज इंटरेस्ट एक्सेट्रा, जो कि यहां पे ब्रैकेट में लिख के दिया है उसने, फोर्थ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एंड फिफ्थ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इन सबको छोड़ के बाकी के सारे खर्चे आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 5 खर्चों को छोड़ के बाकी के सब खर्चे कॉस्ट में लेने चाहिए, और कॉस्ट का कंपेयर करना चाहिए विद एनआरवी, एंड व्हिचएवर लेस विल बी टेकन।
बराबर, ये हो गया रूल। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है? एक्सप्लेन द प्रेजेंट क्वेश्चन। माने आपने जो प्रेजेंट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उसको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? कि उसके अंदर क्या क्या इंटीमेशन है, जैसे उसने क्या पूछा है तो उसको आप थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हो अपने वर्ड्स में। यहाँ पर आपको एक एरिया और मिलता है, कई बच्चे होते हैं जिनको टारगेट होता है कि सर हमको एटलीस्ट एक पेज भरना है एक एस का आंसर के लिए, तो आप इसमें एक्स्ट्रा जो इंक्लूड करना चाहो वो क्वेश्चन से लेके उठा के कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप प्रेजेंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन द प्रेजेंट क्वेश्चन मिस्टर कीर्ति लिमिटेड had followed the standard cost of the valuation of inventory system, and they had given the standard cost 1.8, and also they had given the cost detail for 550 manufacturing of computer। तो ये उसने इंटीमेशन दे दिया, ठीक है। इसको मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप चाहो जैसा आप उसमें एड लेस कर सकते हो क्योंकि ये हमारे हाथ में है। मींस हम लोग इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। नाउ थर्ड स्टेप, दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन फॉर वट एवर क्वेश्चन दे हैड आस्क। अब कंक्लूजन हमको क्या करना है? हमको एक तो है वैल्यूएशन करना है इन्वेंटरी का, तो वैल्यूएशन इन्वेंटरी करने के लिए उसने स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम फॉलो किया है, वो नहीं करना है, वो हम कमेंट में डालेंगे। लेकिन अभी हम वैल्यूएशन करेंगे तो वैल्यूएशन कितना आएगा? तो अभी आपके सामने दिख रहा है ये कॉस्ट लेना है, ये कॉस्ट लेना है, ये कॉस्ट लेना है, लेकिन ये 190 लेना है, 100 नहीं लेना है। क्यों 100 नहीं लेना है? क्योंकि फाइनेंशियल चार्जेज नॉट इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ स्टॉक। याद है ना? यहाँ पे आपको मैं ये सिखा नहीं रहा हूँ, आपको खाली एक इंटीमेट दे रहा हूँ। आपको प्रॉपर सीखना है तो मैंने जो एएस इंडियाज की बहुत सारी वॉइस क्लिप भी बना के मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है फ्रेंड्स, उन वॉइस क्लिप को भी आप सुन सकते हो। सारे एएस का खाली 10-10 मिनट की एक वॉइस क्लिप है जिसमें सारे के सारे एएस के कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। इसके बाद आप कोई भी एएस का ऐसा पार्ट नहीं रहेगा जिसका आप कॉन्सेप्ट या लॉजिक आपको ना पता हो, जो एग्जाम में आते हैं। क्योंकि एएस तो इतना बड़ा होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम में इतना सा पूछते हैं, तो इतना सा जो कॉन्सेप्ट है उस पर मैंने फोकस किया हुआ है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। सो नाउ फ्रेंड्स इसका टोटल लगा दीजिए जरा, कितना हो जाएगा? 400, 800, 990 बराबर। कितने कंप्यूटर बने हैं हमारे? 550। देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सो डिवाइड दे दीजिए जरा। 990 डिवाइडेड बाय 550 कम्स टू 1.8 lakhs। देखें तो उसने भी 1.8 लाख भी वैल्यू किया है, बट उसका सिस्टम जो है वो गलत है। उसने स्टैंडर्ड कॉस्ट बना दिया। अभी हमेशा कॉस्ट सेम रहेगी ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है, मे बी कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से भी वैल्यू वही आ रही है, दैट इज फॉर्चुनेटली। बट हम लोगों को जो वैल्यू है वो वैल्यू करना चाहिए 1.8 लाख पर कंप्यूटर। यहां पर एनआरबी दी नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि बिचेबल लेस का कोई रीजन ही नहीं है, बट कंपेयर एनआरबी हमने कर लिया है, सॉरी, ऐसा हम मान के इसको 1.8 लाख पे वैल्यू करेंगे। अब कमेंट क्या लिखेंगे? उसने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का सिस्टम स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम फॉलो किया है, जो कि नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट टू सम स्पेशल एक्सेप्शन। जहां पे हम चाहें तो एक स्पेशल कमेंट देके, स्पेशल डिस्क्लोजर देके ऐसा वैल्यूएशन अप्लाई कर सकते हैं अगर हमको परमिशन देता है तो, बट नॉर्मली AS2 इज नॉट अलाउ। इसलिए मैंने आपको हमेशा लिखा है कंक्लूजन। अगर आपको 101% क्लियर हो तो ही आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखो, अगर आपको 1% भी डाउट हो तो डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक क्या होता है? हाँ भी बोलने का और ना भी बोलने का। ओके फ्रेंड्स, सो तीनों स्टेप समझ आई सभी को? कौन कौन से एक बार रिपीट करके बताओ। यस, सबसे पहला राइट द एएस नेम, नंबर एंड रूल रिलेटेड टू दैट। स्टेप नंबर 2, यस, एक्सप्लेन द प्रेजेंट क्वेश्चन। एंड स्टेप नंबर 3, कंक्लूजन। दैट इज यहाँ पर हमारा मैथमेटिक कैलकुलेशन हो गया, प्लस हमने इसको ये दे दिया कि 180 का हमारा पर कंप्यूटर वैल्यू करना चाहिए, प्लस यहाँ पर फेयर वैल्यू दी नहीं है, इसके लिए हम इसको एनआरबी दी नहीं है तो मानेंगे एनआरबी भी इतनी होगी, तो इसके हिसाब से 1.8 पे वैल्यू करना है, बराबर। लेकिन अगर 1% भी डाउट है तो वी कैन गिव डिप्लोमेटिक आंसर, जैसे कि हाँ भी बोलने का और ना भी बोलने का। ये एक बहुत बड़ी कला है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। जहां पे भी आंसर है, इसमें भी 1-2 आंसर ऐसे आने वाले हैं जहां पे मैं आपको डिप्लोमेटिक आंसर बोलूंगा, सो इसके हिसाब से इवन इसका कमेंट जो है वो डिप्लोमेटिक आंसर में हमने कन्वर्ट कर दिया है। कमेंट में हमने बोला है कि नहीं करना चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वैल्यूएशन, लेकिन अगर आप स्पेशल डिस्क्लोजर देके, स्पेशल परमिशन देके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, तुम्हारी बुक से, क्या दिक्कत है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत बड़ा रीजन देना पड़ेगा कि मैं क्यों ऐसा दिखा रहा हूं। तो इसके लिए डिप्लोमेटिक कब बोलना है? जब अपन को थोड़ा सा भी आइडिया आता है कि भाई ऐसा भी कर सकते, तो उसको डिप्लोमेटिक में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, परफेक्ट। नाउ थोड़ा फास्ट जाएंगे फ्रेंड्स, सारे एएस में सेम स्टेप फॉलो करनी है। एएस 3 का उसने हेडिंग बनाया है, पुरसुल लिमिटेड, a non-financial company has a following entries in the bank account. It has sought your advice on the treatment of the same for preparation cash flow statement. Okay, means वो preparation of cash flow statement खुद कर लेगा, आपसे खाली एडवाइस मांग रहा है।
ये देखिए क्लियर लिखा है उसने। तो हम एडवाइस दे देते हैं। अब कैश फ्लो के आपको सबको पता होगा, हमारे 3 हेड होते हैं और जो भी कैश है, कैश इक्विवेलेंट के बारे में जो भी डिस्कशन होगा, लेट बी सी क्या क्या उसने मांगा है उसके हिसाब से। लोन एंड एडवांसेस गिवन टू द फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन देम, ये दिए हैं अपन ने किसी को और उस पर हमने इंटरेस्ट अर्न किया है टू सप्लायर, टू एम्प्लॉय एंड टू सब्सिडरी कंपनी। ओके, इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी बॉलेट लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसीव, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। डिविडेंड पेड फॉर द ईयर, ओके। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, ओके। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स डेटर्स, राइट। तो ये क्रेडिटर्स है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेंस्ट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बाय फायर, तो ये कुछ एबनॉर्मल हैपनिंग हो गया जिसके डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईयर्स 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये लो फ्रेंड्स, जैसे मैं बता रहा था कि न्यूज सिलेबस में उन्होंने सब यही एनालिसिस बेस्ड डाला है, तो आपके लिए उन्होंने थोड़ा सा ये फैक्टर कवर कर लिया है। डिस्कस, एनालाइज करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई अमाउंट तो है नहीं। अब आप अगर देखो तो ये सारे आइटम दिए हुए हैं। अब हमने सीखा हुआ है कि एएस 3 में 3 हेड होते हैं, आप बोल सकते हो 3 मेन पर्सन होते हैं जो कि बिजनेस को करते हैं। हमको हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट को इन तीनों हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बराबर कि नहीं। कौन कौन से 3 हेड होते हैं? काफी सारे बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है। अरे भाई इंटर में अच्छे डिटेल में चैप्टर आया था, इंटर P2 आईपीसीसी जो भी आपका होगा पीसीसी, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी के ट्रांजेक्शन्स आते हैं, जैसे कि सेल परचेज एंड सेल परचेज से रिलेटेड। स्टेप 2 है, या आप बोल सकते हो सेकेंड पार्ट है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसे बंदे जो इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं, उन एक्टिविटी के सारा कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाना है। एंड सी होता है कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो कि फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कैपिटल और लोन या आप बोल सकते हो लॉन्ग टर्म लोन, वो सब आता है, उसको कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी में ले जाते हैं। ऐसे हमारी 3 एक्टिविटी के अंदर हम सारे के सारे कैश को ले जाते हैं। सो हमको इन आइटम को तीनों एक्टिविटी में बांट देना है। आपको क्लियर है कि जो सेल परचेज से रिलेटेड है वो ऑपरेटिंग में जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट से रिलेटेड है वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, एंड जो फाइनेंस यानी कि कैपिटल और लोन से रिलेटेड है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। सो जहां पे जाएगा, मैं अगर ऑपरेटिंग में जाएगा तो ओ लिखूंगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा तो आई लिखूंगा, और अगर फाइनेंशियल में जाएगा तो एफ लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वापस से। लोन एंड एडवांसेस गिवन फॉलोइंग इंटरेस्ट अर्न किया है। सप्लायर से करेंगे मतलब हमारे क्रेडिटर्स हो गए तो ऑपरेटिंग में जाएगा। एम्प्लॉय मतलब ये भी हमारे खर्चे हो गए रेगुलर, ऑपरेटिंग में जाएगा। सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट करना हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, बड़ा काम होता है। इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडी तो ये भी क्लियर इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑल्सो। डिविडेंड पेड किसको करते हैं? जब हम लोन लेंगे, जब हम कैपिटल इशू करेंगे या हम लोन लेंगे तब इंटरेस्ट देंगे या डिविडेंड देंगे। सो डिविडेंड पेड किया है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट आ गया। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, क्लियर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा, बराबर। फिर टीडीएस अर्न ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर, तो सप्लायर को दिया हुआ है तो डेफिनेटली हमारा रेगुलर काम हो गया तो अपने एक्टिविटी में जाएगा। नाउ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेंस्ट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बाय फायर, ये किसका काम है? तो फ्रेंड्स ये तो एबनॉर्मल हैपनिंग है। इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलता है कि इसको मेरे अंदर डाल दो आप, लेकिन एक सेपरेट हेड बना के, क्या नाम लिख के? कैश फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो आप बोल सकते हो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अंडर द हेड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बराबर। नाउ आपको प्रेजेंट कैसे करना है, तो कैश फ्लो का एक छोटा सा फॉर्मेट बना देना आप, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल तीनों हेड बना के तीनों अंदर नाम लिख देना, हो गया प्रेजेंटेशन, बराबर। सो यहां पर स्टेप 1 2 3 एक साथ ही बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है, पहले आप स्टार्टिंग में लिख दो स्टेप 1 में, जिसमें आपको कैश फ्लो के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख दो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, फिर फॉर्मेट बनाकर सीधा अमाउंट ट्रांसफर या आइटम को ट्रांसफर ही कर दो, तो हो गया आंसर आपका। बट स्टेप 1 2 3 आपको माइंड में रखना है, जिससे आपको ये पता रहे कि स्टेप 1 में हमको एएस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है, एएस 2 में प्रेजेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, और स्टेप 3 में कंक्लूजन लिखना है। और कंक्लूजन के लिए यहाँ पर खाली अपन डिस्कशन करना है, जिसमें हमने मेंशन करना है कि भाई ये आइटम कहाँ जाएगा, ये आइटम कहाँ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ES 4 कंटिजेंट्स एंड इवेंट एक्शन आफ्टर बैलेंस शीट डेट, याद है ना? वेरी गुड। फॉर 7 कंपनीज, 7 कंपनियां, ओके, हुज फाइनेंशियल ईयर ended on 31st March 2011, the financial statement were approved by their approving authority on 15 June 2011.
आपको याद होगा फ्रेंड्स, जब हम कंटिजेंट इवेंट सेक्शन आफ्टर बैलेंस शीट डेट की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 31 मार्च यानी कि ईयर एंड से पहले अगर कुछ ऐसा इवेंट हो चुका है जिसका रिजल्ट अभी सर्टेन नहीं है, यानी कि रिजल्ट उसका भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वो कंटिजेंट बन जाएगा। और अगर उसका रिजल्ट जो है वो 31 मार्च के बाद, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज 15 जून इन दिस क्वेश्चन, अगर वो डिक्लेयर हो जाता है तो एडजस्टेबल इवेंट बन जाता है। समझ आया कुछ? सो ऐसा ES4 में आपको सिखाया हुआ है। सो यहां पर एडजस्टेबल इवेंट बनेगा अगर वो 31 मार्च से पहले कुछ इवेंट हो चुका है बट उसका रिजल्ट अनसर्टेन है 31 मार्च तक, और उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया 31 मार्च के बाद बट 15 जून से पहले। ओके, सॉरी। सो उसके हिसाब से लेट्स चेक, ड्यूरिंग 11-12 द फॉलोइंग मटेरियल इवेंट टुक प्लेस। अच्छा, उसने बोल भी दिया है, और ये सब मटेरियल इवेंट है, मतलब मेन इंपोर्टेंट इवेंट है, और 7 कंपनियों के हैं, बहुत सारा डेटा हो गया मतलब, ठीक है। ए लिमिटेड सोल्ड अ मेजर प्रॉपर्टी विच वाज इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट at rupees 1 lakh and for which contract had been exchanged on 15th March 2011. Okay, the sale was completed on 15th May 2011 at a price of 2.5 lakhs या 2,50,000। तो फ्रेंड्स हमारा इवेंट्स कब हुआ? 15 मार्च को। 31 मार्च तक वो अनसर्टेन था, लेकिन 15 मई को उसकी फाइनली सेल कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको एडजस्टेबल इवेंट मानना है, क्योंकि ये 31 मार्च से पहले हो चुका था और इसका रिजल्ट जो है वो 15 जून से पहले डिक्लेयर हो गया है, बट 31 मार्च के बाद हुआ है। समझ आया? सो आप बोल सकते हो कि ये एडजस्टेबल इवेंट है। ओके, नेक्स्ट, ऑन 30 अप्रैल 2011 माने 31 मार्च के बाद, 100% सब्सिडी ऑफ बी लिमिटेड declared a dividend of 3 lakh respective of its own share for the year ended 31 March 2011। तो फ्रेंड्स 30 अप्रैल के दिन ये हुआ है। पहले ये एक्सेप्शन में हुआ करता था जब ES4 में अमेंडमेंट नहीं आया था, उस टाइम पे इसको एडजस्टेबल मान लेते थे, ऐसा बोल के कि डिविडेंड तो पिछले साल के लिए ही है, चाहे कभी भी डिक्लेयर करें उसको पिछले साल का आइटम मान लो। लेकिन उन लोगों ने भी क्लियर बोल दिया है कि अगर ये 31 मार्च के दिन इसका कोई इंटीमेशन नहीं आया हुआ है तो हमको इसको एडजस्टेबल इवेंट नहीं मानना है, इसलिए नॉन एडजस्टेबल इवेंट हुआ है, नॉन एडजस्टेबल इवेंट। नेक्स्ट, ऑन 31 May 2011 द मेल order activities of C Limited, a retail trading group, okay, were shut down with closure cost amounting to 2.5 millions। देखो फ्रेंड्स, इसकी ऑर्डर एक्टिविटी जो है, द मेल ऑर्डर एक्टिविटी ऑफ सी लिमिटेड, मतलब एक बहुत बड़े काम में एक एक्टिविटी का शट डाउन कर दिया है। तो आपने सीखा होगा, इवन आपने फ्रेंड्स ES4 का ये सब नहीं सुना है तो आप मेरी वॉइस क्लिप सुन लेना, उसके अंदर सब पॉइंट मैंने कवर करके रखे हैं। ये जो यहाँ पे सारे दिख रहे हैं ना 7 के 7 के, आपके सब के सब उस पॉइंट के अंदर उसके अंदर कवर हो जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। सो वॉइस क्लिप सुन के आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अभी मैं शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ कि हमको क्या करना है। ये जो 31 मई को एक एक्टिविटी शटडाउन में हो गई, अगर वो एक्टिविटी शटडाउन हो गई उसकी वजह से हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में हो जाए, माने हमारी अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हम अभी कंपनी को बंद कर देंगे, तो फिर उसको हम सोच सकते हैं कि उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, उसको प्रीवियस ईयर में ले जाना चाहिए, क्योंकि एडजस्टेबल इवेंट का मतलब होता है उसको इस साल न ले जाके पिछले साल ले जाओ, यानी 31 मार्च 2011 के दिन ले जाओ, अगर हमारा ऐसा कुछ इफेक्ट हो गया है तो ऐसे केस में यहाँ पर हमारा कोई गोइंग कंसर्न खतरे में ऐसा कुछ इंटीमेशन तो नहीं आ रहा है। यहाँ क्या बोलता है कि मेल ऑर्डर एक्टिविटी, एक उसकी एक्टिविटी है सी लिमिटेड की जो शट डाउन हो गई है, बट उसके वजह से हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में नहीं होगा, ऐसा हम अजम्पशन लिख देते हैं। सो हम इसको 31 मार्च से पहले इंटीमेशन नहीं था, इसलिए क्या बोलेंगे कि ये नॉन एडजस्टेबल इवेंट है। ओके, नॉन एडजस्टेबल मतलब क्या होता है, जो इस साल का आइटम, मतलब पिछले साल का आइटम नहीं मानना है, अब आगे आएगा। इस साल तो मानेंगे, डोंट वरी, लेकिन 31 मार्च 11 के दिन इंक्लूड नहीं करेंगे इसको। ओके ओके, आगे। ऑन 1 जुलाई 2011 द डिस्कवरी ऑफ सैंड अंडर डी लिमिटेड मेजर सिविल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट साइट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट to increase by 25%, for which there would be no corresponding recovery from the customer। देखो फ्रेंड्स, ये 1 जुलाई को हुआ है, अगर ये 15 जून को पहले हो गया होता ना तो हम इसको बोलते कि ये एडजस्टेबल बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें
25% कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो गई है और उससे हमारा हो सकता है गोइंग कंसर्न खतरे में हो जाए, क्योंकि इसलिए कस्टमर से हम रिकवरी नहीं कर पाएंगे, ऐसा उसने बोला है, बट कॉस्ट तो बढ़ गई है। तो ऐसे केस में हम गोइंग कंसर्न को खतरा बोल के सोच सकते थे, लेकिन गोइंग कंसर्न का खतरा भी कब तक चलता है, जब तक अप्रूवल हो जाता है। अप्रूवल होने के बाद आगे हो रहा है वो उसको दिमाग में लगाते, बोले अगले साल क्या करने वाले हैं, फिर अगले साल कुछ करना है कि नहीं करना है, सब कुछ पिछले साल में ले जाएंगे क्या। तो ये 1 जुलाई को हुआ है, हमारा अप्रूवल कब हो गया, 15 जून को हो गया। सो अभी इसका रोल नहीं आएगा। सो हम क्या बोलेंगे कि ये नॉन एडजस्टेबल इवेंट है। ठीक, नेक्स्ट ई, अ फायर ऑन 2 अप्रैल completely destroy a manufacturing plant of E Limited. Oh, it was expected that the loss of 10 million would be fully covered by the insurance company. ये लो, हमको तो लगा गोइंग कंसर्न खतरे में हो जाएगा, बट यहाँ तो बोला है इंश्योरेंस कंपनी ने फुल कवर कर रखा है, तो 10 मिलियन के 10 मिलियन पूरे मिल जाएंगे हमको, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए 2 अप्रैल को हुआ है, सो हम बोल सकते हैं कि 31 मार्च से पहले तो हुआ नहीं था, तो इसके लिए इस इवेंट्स को क्या माना जाएगा, नॉन एडजस्टेबल माना जाएगा, क्योंकि 31 मार्च तो अभी तक 31 मार्च से पहले नहीं हुआ है, ये 31 मार्च के बाद हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर का आइटम मानेंगे, सब्जेक्ट टू गोइंग कंसर्न खतरे में ना हो। सो हम इसको नॉन एडजस्टेबल लिख देंगे, सब्जेक्ट टू गोइंग कंसर्न खतरे में नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी तो काय का गोइंग कंसर्न खतरे में होगा, राइट। नेक्स्ट, अ क्लेम फॉर डैमेज अमाउंटिंग 8 million फॉर ब्रीच ऑफ पेटेंट हैड बीन रिसीव्ड बाय एफ लिमिटेड प्रायर टू द ईयर एंड। ओके, 8 मिलियन मिल गए हमको, हमने कोई किसी ने हमको हमारे पेटेंट को यूज कर लिया होगा या हमारे पेटेंट को कुछ मिसयूज किया होगा। इट इज द डायरेक्टर ओपिनियन backed by the legal advice that the claim will ultimately prove to be baseless, but it is still estimated that it would involve a considerable expenditure on legal fees. फ्रेंड्स, कुछ बोलना खास नहीं चाह रहे हैं, सॉरी, 8 लाख तो मिल गए, ये तो पक्का है। अब 8 लाख मिलने के बाद, 8 मिलियन सॉरी, मिलने के बाद में वो बोल रहे हैं कि आगे इस पे लीगल खर्चा होगा, ऐसा होगा, वो होगा, तो वो सेम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें कैसी हैं, हमको पहले तो ये जो ईयर एंड से पहले मिल चुका है पैसा, तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेंस्ट में हमको अगर लगता है कि इसके लिए कोई खर्चा होने वाला है, सो वी कैन मेक प्रोविजन फॉर दैट ऑल्सो। और ये सब हमारे जो ईयर एंड है उससे पहले ही हो गया है, तो इसलिए इसमें जो कंटिजेंट है, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, उसका ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं है, इसलिए आप इसको एक जनरल वे में कमेंट लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे, द चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ 8% between 1st April and 1st June has resulted in G Limited foreign assets being reduced by 1.3 million. कौन सी डेट से हो रहा है, 1 अप्रैल से। हमने क्या बात की थी, 31 मार्च के दिन अगर वो होता है तो ही वो कंटिजेंट माना जाता है, तो अभी 1 अप्रैल से आगे की बात आ रही है, तो हम उसको कंटिजेंट क्यों बनाए, तो इसलिए नॉन एडजस्टेबल इवेंट हो गया। माने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, 31 मार्च के दिन तक वो इवेंट हो जाना चाहिए, उसका रिजल्ट अनसर्टेन रहना चाहिए, और उसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए 15 जून से पहले, जो कि हमारे अप्रूवल ऑफ डेट अकाउंट है, तो ही उसको एडजस्टेबल मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू सेल स्टेट विथ रीजन हाउ ईच ऑफ द अबव आइटम नंबर्ड A to G should be dealt with in the financial statement of the various companies for the year ended 31st March 2011। वही हमने उसको बता दिया है कि 31 मार्च 11 के हिसाब से एक ही आइटम एडजस्टेबल मिलेगा, बाकी के सारे आइटम नॉन एडजस्टेबल हैं बिकॉज ऑफ द एनी स्पेसिफिक रीजन, जो कि हमने मेंशन कर दिया था। नाउ फ्रेंड्स, यस 5 आ गया, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, prior period item and change in accounting policy। ठीक है, सो इन द 3 ईयर्स कवर होते हैं, बट लेट्स सी क्या पूछा है। एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग विल बी कंस्टिट्यूट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट एज पर AS 5।
तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है कि नहीं होता है, ऐसे आपको बताने हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉय इन प्लेस ऑफ एड होक एक्स ग्राटिया पेमेंट टू एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट। तो फ्रेंड्स ये तो नया एक इंट्रोडक्शन हो रहा है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जब होती है जब अपन कोई पॉलिसी हटा के नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, तो रिटायरमेंट है, इट्स नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब ये तो नया इंट्रोडक्शन है, एक नया और इंट्रोड्यूस किया है हमने, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट डिसाइड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉय हु हैव रिटायर आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years of service in the organization. Okay, such employee will get pension of 20,000 per month. Earlier there was no such scheme of pension in the organization. तो ये भी फ्रेंड्स नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले इसमें कुछ पॉलिसी थी नहीं। सो ये भी हमारा कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी थोड़ी है, क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए क्लियर है फ्रेंड्स की जो पॉलिसी है वो पहले हमारी क्या थी, उसके अकॉर्डिंग नई पॉलिसी क्या गई, दैट इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चलो नेक्स्ट, AS7 दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, वाटिका लिमिटेड हैज अंडरटेकन ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ओके, कॉन्ट्रैक्ट wherein bridge will be constructed in 3 years. The detail of the contract are as following, ठीक है। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 900 करोड़, ये 3 साल में कंप्लीट होगा और आज हमने 900 करोड़ का लिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 800 करोड़, माने हमने सोचा 800 करोड़ का खर्चा होगा और 900 करोड़ हमको मिलेगा, तो 100 करोड़ हमारा मुनाफा है। लेट्स सी आगे, ईयर 1 to 3 ये डिटेल दिया हुआ है। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 805, मतलब ईयर फर्स्ट में हमने 800 की जगह 805 सोच लिया है, ठीक है। इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 20 सेकेंड ईयर में, माने हमने उसका प्राइस बढ़ा दिया। फिर एस्टिमेटेड एडिशनल इंक्रीज कॉस्ट 15, ओके। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू 161, 582 और 820, मतलब अप टू मतलब ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोमुलेटिव दिया हुआ है। तो अपन को इंडिविजुअल ईयर का चाहिए तो हम निकाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर का 161 है तो सेकंड ईयर का 584 माइनस 161 और थर्ड ईयर का 820 माइनस 584, अगर इंडिविजुअल ईयर का चाहिए तो, राइट। एट द एंड ऑफ द ईयर सेकंड, कॉस्ट इनकर्ड इंक्लूडिंग 10 करोड़ फॉर मटेरियल स्टोर्ड एट द साइट टू बी यूज इन ईयर थर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ओके। माने ये जो 584 है इसमें से 10 करोड़ का ऐसा फिगर है, ये सब करोड़ में ही है रुपीज, जो कि हमारे नेक्स्ट ईयर में काम आने वाला है। मतलब इस साल की कॉस्ट कितनी होगी 574, इस साल की नहीं बोलेंगे, कुमुलेटिव टिल डेट, क्या बोलेंगे, कुमुलेटिव टिल डेट, बराबर ना, ठीक है। स्टेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन दीज 3 years, ओके। सो व्हाट दे वांट, state the amount revenue, expense and profit to be recognized। तो फ्रेंड्स ये तीनों चीज़ों के लिए हम चाहे तो एक बार में आंसर निकाल सकते हैं। आपने सीखा हुआ है कॉन्टैक्ट अकाउंट बना देने का, कॉन्टैक्ट अकाउंट बना के क्या पता चल जाएगा इमीडिएटली कितना कॉस्ट लगने वाला है, कितना उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड कितना करना है, जितना परसेंट कंप्लीट हुआ है उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। कितना कंप्लीट हुआ है, तो अभी देखो हम यहाँ पर देखें तो 161 का हमारा खर्चा हो गया है, बराबर। तो 161 डिवाइड बाई 805, तो ये 20% कंप्लीट हो गया। फिर ये खर्चा कितना हो गया 574 का, और प्राइस कितनी हो गई 15 और 805 यानी कि 820। तो टोटल कॉस्ट का कंपेयर कितनी कॉस्ट लग चुकी है, तो 574 डिवाइडेड बाय 820, तो ये 70% कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 100% कंप्लीट हो गया। तो जितना परसेंट कंप्लीट हुआ है उतना ही हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, यही हमारे AS7 बोलता है। कंप्लीशन कैसे निकाला है, वेरी गुड, जितना कॉस्ट अप टू डेट लग चुका है डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, हो गया कंप्लीशन परसेंटेज। पहले साल में 805 का एस्टिमेटेड कॉस्ट है, दूसरे साल में 820 का हो गया है क्योंकि 15 और इंक्रीज हो गया है, और तीसरे साल में 820 रहेगा और 820 खर्चा हो गया है, बराबर। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट मेक विन सिंपल कॉन्टैक्ट अकाउंट। वी कैन प्रिपेयर इन कॉलमर फॉर्म ऑल्सो। कई लोग बोलेंगे सर कॉन्टैक्ट को बनाने जाएंगे कितना टाइम लग जाएगा, हाँ चुटकियों में बना सकते हैं। हम कॉलमर फॉर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लिए बना देते हैं। मैं बाजू में बना देता हूँ इधर ही, तो आपको क्लियर आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट,
3 डेबिट कॉलम, 3 क्रेडिट कॉलम। 3 किसके लिए? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है? 20%, दूसरे में 70%, तीसरे में 100%। बराबर। सबसे पहले कॉस्ट इनकर्ड, तो अभी कॉस्ट इनकर्ड हम खाली उस साल का ही लेंगे, 161। सेकेंड ईयर में 574 टोटल मिलके हुआ है, तो उसमें से 161 माइनस कर दो तो 413। फिर थर्ड ईयर में 820 में से माइनस कर दो 246। फिर यहाँ पे रेवेन्यू लिख देंगे। रेवेन्यू मतलब इनकम, जैसे सेल दिखाते हैं वैसे। रेवेन्यू कितना होगा? तो पहले 800 है, नहीं 900 है सबसे पहले प्राइस। यहाँ पे 900 था, फिर प्राइस बढ़ के 920 हो गया सेकेंड ईयर में आके, बरोबर ना। सो 900 का 20% कंप्लीट हुआ है तो 20% आ जाएगा 180। फिर 920 हो गया, उसका 70% कंप्लीट हो गया, उसमें से फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है 180, तो कितना आ जाएगा? 464। समझ रहे हो ना? माने हमने क्या देखा कि इस साल हमको कितना लेने का है, तो उसमें से ऑलरेडी जो कंप्लीट हो चुका है वो हमने माइनस कर दिया। और अभी प्राइस 920 हो गई है, यहाँ पे 900 की प्राइस थी, अब बढ़ा दी हमने 920 कर दिया क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ा दी। समझ आ रहा है? सो अब 70% ऑफ 920 लिया, तो उसमें से 180 का ऑलरेडी हो चुका है, तो अपन ने माइनस कर दिया, बरोबर। फिर यहाँ पे पूरा 920 का 920 हो जाएगा, उसमें से ऑलरेडी कितना अप्रूव हो चुका है? 920 माइनस 464 और माइनस 180, 276 का। बस अब जो डिफरेंस आ जाएगा वो प्रॉफिट लॉस हो जाएगा रिकॉर्ड करने वाला, और क्या है। निकाल दो 180, 161 तो 19 बचेगा, ये 413, 464 तो ये कितना बचेगा? 49, नहीं 49 नहीं 51 राइट। फिर ये 246 और ये 276, तो ये 30 बच गया। दैट्स ऑल। सेंस आउट, हमारे तीनों आंसर आ गए हैं। कॉस्ट, एक्सपेंस 161, 413 और 246 हर साल रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू 180, 464 एंड 276 हर साल रिकॉर्ड करना है। एंड प्रॉफिट लॉस में 19, 51 एंड 30 शुड बी ट्रांसफर। तो रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस हो गया और पीनल हो गया, तीनों हो गया। क्लियर? नेक्स्ट AS9 रेवेन्यू, बराबर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, व्हेन विल बी द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज? इन द केस ऑफ इंटर डिवीजन ट्रांसफर। ये लो, अब कई बच्चे होते हैं वहां जाके दिमाग लगाते हैं, इंटर डिवीजन ट्रांसफर, अच्छा कब रिकॉर्ड करना चाहिए, वंस इट्स कंफर्म, ऐसा वैसा, वो सब बातें हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी इंस्टीट्यूट का दिमाग थोड़ा डिफरेंट वे में भी चलता है। यहाँ क्या बोला है उसने कि इंटर डिवीजन ट्रांसफर। इंटर डिवीजन ट्रांसफर जानते हो क्या होता है? सपोज आप लोग हो, साथ में घर में रहते हो एक ही फैमिली में, तुमने अपनी वाइफ को दिया या वाइफ ने तुमको दिया या मम्मा ने आपको दिया या पापा ने मम्मा को दिया, या जो भी है, ये इंटर नहीं चल रहा है, तो क्या इनकम होगी क्या? अभी लॉकडाउन चालू है तो सब लोग बोलेंगे एक काम करते हैं साहब, हम तो हमारी सेल करते हैं। बोले कैसे? बोले घर में कितने लोग हैं? हम लोग 4 लोग हैं। बोले मैं तेरे को बेचूंगा, तू मेरे को बेच, तू उसको बेच, ऐसे करके हम खेलते रहते हैं घर में ही। फिर दिखाएंगे हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ गई, देखो हमने इतना सारा ट्रांजेक्शन कर दिया एक दिन में। कर सकते हैं क्या? सो फ्रेंड्स, इंटर डिवीजन ट्रांसफर इज नॉट एक्चुअली इनकम, इसलिए इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत ही नहीं है। AS9 बोलता है कि रेवेन्यू शुड बी एक्चुअल रेवेन्यू, घर का रेवेन्यू नहीं चलेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं AS9 के अकॉर्डिंग कि इट्स नॉट रेवेन्यू एक्चुअली। रिकॉग्नाइज करने की बात तो बाद में आएगी। नेक्स्ट, न्यू एरा पब्लिकेशन पब्लिश्ड a monthly magazine on 15th of every month. Okay, it sells advertising space in the magazine to advertising on the term of 80% sale value payable in advance and the balance within 30 days of the release of the publication. ठीक है, the sale of the space for the March 2011 issue was made on February 2011. The magazine was published its schedule date. शेड्यूल डेट क्या है? 15th ऑफ ईच मंथ। तो मतलब 15 मार्च को हमने उसको शेड्यूल कर दिया, क्योंकि फरवरी में ऑर्डर आया है, एक महीने पहले ऑर्डर लिया जाता है, और एक महीने के जब आता है शेड्यूल डेट, हमने 15 मार्च का शेड्यूल डेट है, उस दिन हमने उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है। इट रिसीव 2,40,000 ऑन 10/3 एंड 60,000 ऑन 10/4, माने इस ईयर के छोड़ के नेक्स्ट ईयर पहुंचा मिला। फॉर द मार्च
2011 इशू। अच्छा, ये मार्च में इशू हुआ है, यहाँ पे जो शेड्यूल डेट था वो 15 मार्च ही थी, वो क्लियर कर दिया उसने। तो मार्च में हमने इशू किया, उसका पेमेंट हमको कुछ मार्च में ही मिल गया है और कुछ हमको अप्रैल में मिला है। ठीक है, डिस्कस द context of AS9, the amount of revenue to be recognized and the treatment of the amount received from advertising for the year ended 31st March 2011. What will be the treatment if the application is delayed till 2011? ओके, सो एक क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ अराइज हो गया, उसको अपन बाद में देखते हैं। पहले अपन AS9 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्निशन में एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या रूल होता है वो आपको पता होना चाहिए। सबको पता होगा, वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज है, वंस इट्स पब्लिश्ड उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पब्लिश होने के बाद में उसका ये ऑप्शन नहीं है कि उसको हम रिवर्स ले सके। टीवी पे ऐड दिखा दिया, उसके बाद में वो ऐड वाला बोले नहीं साहब वो ऐड से हमारी इनकम नहीं हुई, हमको ऐड वापस दे दो, आप नहीं लेने ऐड। अरे जो दिखा दिया वो तो ऐड हो चुका है। न्यूज पेपर है हमारे पास, आज न्यूज पेपर आया, अभी तो लॉकडाउन है बंद है, बट स्टिल आया था वो न्यूज पेपर, वो न्यूज पेपर हमने बांट दिया। उसके बाद न्यूज पेपर में ऐड आने के बाद में कोई बोले कि नहीं साहब ऐड अच्छा नहीं था, ऐसा तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट की केस में उस इनकम को वंस इट्स पब्लिश्ड वी शुड रिकॉर्ड। अब पैसा उसका मिले नहीं मिले दैट इज डिफरेंट मैटर, वी आर नॉट फॉलोइंग कैश मेथड, हम लोग तो अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं। तो पैसा जब मिल जाएगा तब उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। सो यहाँ पे जो उसने बोला है कि ये पैसा बाद में मिला है, ये सोच के बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि फर्स्ट तो कुछ तो 31 मार्च से पहले मिल गया और कुछ 31 मार्च के बाद में मिला है। सो दैट इज इररिलेवेंट फॉर अस। हमारे हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए वी शुड रिकॉग्नाइज इमीडिएटली वंस एडवर्टाइजमेंट इज डन। वो हमारा 15 मार्च को हो चुका है, इसलिए हम उसको 15 मार्च की इनकम दिखाएंगे, 31 मार्च के दिन इनकम दिखाएंगे, सारी की सारी इनकम दिखाएंगे चाहे पैसा कभी भी मिला हो। ओके, वेरी गुड, ये तो हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इफ द पब्लिकेशन डिलेड टिल 24/11। अब आपके सामने ये रूल बताया, उसका क्लियर हो गया कि 24/11 को अगर पब्लिश हुआ है मतलब एडवर्टाइजमेंट आपका 24 को हुआ है, 24 को हुआ है मतलब नेक्स्ट ईयर पहुंच गया है, अप्रैल आ गया है। तो अब नेक्स्ट ईयर आ गया है तो ऑब्वियस बात है उसको नेक्स्ट ईयर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इस साल रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस साल का रिकॉग्नाइजेशन उतना ही हो सकता है जितना इस साल है। समझ आया? वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, सेकंड केस में हम बोल सकते हैं रिकॉग्निशन ऑफ इनकम विल बी नेक्स्ट ईयर, बट फर्स्ट केस में रिकॉग्निशन ऑफ इनकम एंटायर इन द सेम ईयर। ओके, वेरी गुड। yes 11 forex sorry. Path Limited purchase item of property, plant and equipment for $50 lakhs on 1/4/11। प्लांट पीपीई परचेज किया है $50 लाख का, ठीक है। एंड द सेम वाज फुली फाइनेंस्ड बाय द फॉरेन करेंसी लोन दैट इज $, रिपेमेंट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअली। ये लो, मतलब फाइनेंस भी करा लिया, और किस में कराया है? $। में। मतलब ये कौन सा आइटम है? मॉनेटरी आइटम है कि नॉन मॉनेटरी आइटम है? मॉनेटरी आइटम है। मॉनेटरी आइटम वो होते हैं जिनको हमको फर्दर फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये मॉनेटरी आइटम है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज लॉस ढूंढना पड़ेगा और एक्सचेंज लॉस का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। लेट्स सी, एक्सचेंज रेट ऑफ द टाइम ऑफ द परचेज $60, लेते टाइम पर 60 रुपीज का भाव था एट द टाइम ऑफ परचेज। एज ऑन 31st March 2012, the first installment was paid when $1 fetched 62. Okay, माने $1 62 फेस कर रहा है। उस टाइम पे 31st March 2012, the first installment was paid when $1 fetched 62। ओके, तो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी और हमारा जो भाव है 62 का हो गया एक साल के बाद में, ठीक है। द एंटायर लॉस ऑन एक्सचेंज वाज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पाथ लिमिटेड नॉर्मली प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एट 20% ऑन WDV basis and exercise the option to adjust the cost of assets for exchange difference arising out of loan restatement and payment. Calculate the amount of exchange
लॉस एंड इट्स ट्रीटमेंट एंड डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसने बोला है कि एक्सरसाइज द ऑप्शन टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ असेस एक्सचेंज डिफरेंट अराइजिंग आउट ऑफ लोन रिस्टेटेड एंड पेमेंट। माने जब लॉस होता है एक्सचेंज डिफरेंस का और हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करते हैं, सो वी हैव टू ऑप्शन। वन, वी कैन चार्ज द डिफरेंस इनटू पीएनएल अकाउंट नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, ये पहला ऑप्शन होता है, याद है। और दूसरा है हम चाहें तो, बोलो यस, हम चाहें तो उस कॉस्ट को इंक्लूड करने के बजाय उस कॉस्ट को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं और दूसरा पीएनएल में चार्ज कर सकते हैं। बोलने के बाद दो ऑप्शन है, एक कॉस्ट में ऐड किया जा सकता है, दूसरा पीएनएल में चार्ज किया जा सकता है। तो बंदे ने कॉस्ट में इंक्लूड करने का ऑप्शन लिया है। तो अभी हमारी जो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले हमारी प्लांट मशीनरी जब अपने लिया था ऑन 1/1/4/2011 तब कितने का लिया था? 50 लाख इंटू 60, 3,000 लैक्स। अब एक्सचेंज लॉस हो गया तो एक्सचेंज लॉस जो होगा वो हम पीएनएल में चार्ज कर सकते थे, लेकिन अभी बोलता है नहीं, आप पूरा कॉस्ट में ऐड करो। हमने वो वाला ऑप्शन एक्सेप्ट किया है। तो कॉस्ट में ऐड करने का क्या हो जाएगा? बोलो। वेरी गुड, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा डायरेक्टली 50 लैक्स इंटू 62 माइनस 60, यानी कि 100 हमारा लॉस हो गया। तो कॉस्ट 3100 का हो गया। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पीपीई 31 मार्च 2012 को 3100 का हो गया। देयरफॉर डेप्रिसिएशन कितना लगा देंगे उसके ऊपर अपन? 3100 के ऊपर, बोलो डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, 20%। इसने बोला है ना WD मेथड से, तो कितना हो गया? 620 का। सो एक्सचेंज लॉस 100 का हुआ, कॉस्ट 3100 के बना दी, क्योंकि उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है कि उसको कॉस्ट में ऐड करना है, ना कि उसको पीएनएल में चार्ज करना है, ऐसा AS 11 बोलता है। बराबर। और फिर उसके बाद में क्या किया उसने? ये जो डिफरेंस आया है उसके ऊपर, जो अमाउंट आया उसके ऊपर उसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, 620 डेप्रिसिएशन हो गया। बराबर। सो एक्सचेंज लॉस हमारा 100 का हो गया, ट्रीटमेंट हमने इसको कॉस्ट में ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन हमारा 620 का हो गया। समझ आया? वेरी गुड। अगर इसको कॉस्ट में ऐड नहीं करते तो हम डेप्रिसिएशन 3000 पे चार्ज करते, तो 100 का 100 पूरा पीएनएल में चला जाता। अभी थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, जैसे डेप्रिसिएशन होगा ना, डेप्रिसिएशन अभी 2620 का हो गया, मतलब 20 इनडायरेक्टली एक्सचेंज लॉस ट्रांसफर हो गया पीएनएल में। तो अगर आप चाहो तो टोटल 100 का एक्सचेंज लॉस को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि 20 पीएनएल में चार्ज हो गया विद डेप्रिसिएशन, और 80 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया इन कॉस्ट, क्योंकि अभी 3100 की कॉस्ट में से 20 तो चला गया, क्योंकि 600 का डेफिनेट लगना चाहिए था। नॉर्मली अगर 3000 पे लगाते तो उसके बजाय कितने पे लगा? बोलो 620 पे लगा, मतलब 20 एक्स्ट्रा लग गया, 3100 पे लगा। सो 20 एक्स्ट्रा लग गया, मतलब वो 20 बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम लगा है। अंडरस्टूड? वेरी गुड। नेक्स्ट फ्रेंड्स, AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट। Energy Limited has acquired a generator on 1/4/2011, 400 lakhs. Okay. On 2/4/11, it applied to Indian Railway Energy Development Authority (IREDA) for a subsidiary. The subsidiary was granted in June 2012 after the account for 2011-12 were finalized. ठीक है, माने हमने कोई अच्छा काम किया, उसके लिए गवर्नमेंट से हमने सब्सिडी मांगी 2/4 को, और गवर्नमेंट ने हमको सब्सिडी दी, लेकिन जून 2012 को दी। एप्लीकेशन हमने भले उसको 2/4 को दे दिया था, ठीक है, और द कंपनी हैड नॉट अकाउंटेड फॉर द सब्सिडी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ऑब्वियस बात है, 2012 में कैसे अकाउंट कर सकते हैं उसको, क्योंकि थोड़ी हमको पता था गवर्नमेंट ग्रांट मिलने वाली है। हमने तो एप्लीकेशन दे दिया था, अभी वो आ जाए जब ही है, तो जून 2012 में आ गई। ठीक है। स्टेट, इज दिस अ प्राइमरी आइटम? तो फ्रेंड्स अभी हमने ES 5 की बात की थी, ये प्राइमरी आइटम है हमारा। कोई एरर होता है तो उसको प्राइमरी आइटम बोलते हैं यार। ये कोई एरर थोड़ी है कि हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए, मिल गई थी, गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन हमारे अकाउंट चेक नहीं किया हमने। हाँ, इट्स नॉट अ एरर, इट्स नॉट अ रेक्टिफिकेशन एरर, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ प्राइमरी आइटम।
ES5 के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, आपकी ES12 की बात हो रही है, बट एनीवे, हाउ शुड द सब्सिडरी बी अकाउंटेड इन द अकाउंट फॉर द ईयर 12-13? 12-13 के दिन दिखाएंगे, दो ऑप्शन हैं, या तो उसको कॉस्ट में से कम कर दिया जाए या फिर डिफर्ड बना दिया जाए। तो जैसा आपकी इच्छा है वैसा बना दो। कॉस्ट में से कम करोगे तो डेप्शन उतना कम होता जाएगा, डिफर्ड बनाओगे तो डेप्शन पूरा चार्ज होगा, लेकिन अदर हैंड में वो डिफर्ड जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको राइट बैक करते जाएंगे। राइट ऑफ नहीं बोलते, जब अपनी इनकम होती है उसको राइट बैक बोलते हैं, तो राइट बैक करते जाएंगे। तो राइट बैक करते जाएंगे, उतना हमारा इनकम एक्स्ट्रा होती जाएगी, डेप्शन उतना ज्यादा लगेगा, तो नेट ऑफ होकर नेट ही हो जाएगा। सो वी हैव टू ऑप्शन, इधर वी कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कॉस्ट और वी कैन, वेरी गुड, डिफर्ड इनकम। ठीक है, थर्ड केस, would your opinion different if the sanction letter for subsidy was received in June 2012 before the account for 2011-12 were approved by the board of director? देखो फ्रेंड्स, ये अप्रूवल का जो कॉन्सेप्ट है वो ES5 में हमने खूब अच्छे डिस्कस किया है, इवन ES4 में भी डिस्कस किया है। तो उसके केस में कंटिजेंट अगर ऐसा कुछ आइटम होता है तो उसको हम एडजस्टेबल इवेंट मान सकते हैं, बट वो भी एडजस्टमेंट कब होता है, जब हमको कोई श्योरिटी लगे। यहां पे कोई श्योरिटी तो नहीं है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हमारा आंसर डिफरेंस नहीं होगा, हमारा आंसर फिर भी वो ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, what are opinion different had the company made many similar application in the past and on all occasion it has received the subsidy applied for? अब थोड़ा सा एक इंटरेस्टेड केस आया है फ्रेंड्स। हम लोगों ने सीखा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन, बोलो, व्हेन सर्टेनिटी ऑफ रिसीव आर एक्सपेक्टेड और रिसीव, माने हमको एक सर्टेनिटी मिल जाए कि हाँ हम इसको रिसीव कर सकते हैं या रिसीव करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इस सब्सिडी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। माने अगर हमको ये पता है कि पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से जितनी बार भी हमने सिमिलर टाइप की सब्सिडी दी हमको हमेशा मिल गई है, तो हम चाहें तो इस केस में अगर हमारा जो अमाउंट है वो हमारा बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट अमाउंट मिल चुका है सब्सिडी का, तो हम उसको एडजस्टेबल इवेंट मान के प्रीवियस ईयर की इनकम में दिखा सकते हैं। बट अगेन फ्रेंड्स, हमको थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देना है, जिससे सब्सिडी एक ऐसी चीज है, गवर्नमेंट सब्सिडी, जिसकी कोई श्योरिटी नहीं, इवन देने के बाद भी वो लोग वापस ले लेते हैं, आपने सीखा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये चीज जो है इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी अगर 1% भी चांस है कि नहीं मिलेगा तो हमको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कंजर्वेटिव सिस्टम फॉलो करते हैं। और अगर हमको 1% चांस लगता है कि नहीं देना चाहिए इनके लिए, तो हम उसको दे भी सकते हैं। हमको 100% मिल जाएगा तो हम उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं एज एडजस्टेड इवेंट मान के, या आप बोल सकते हैं उसको प्रीवियस ईयर का आइटम मान के, क्योंकि वो एप्लीकेशन तो हमने 2 अप्रैल को दे दिया था, बट उसका रिसीव 31 मार्च से नहीं हुआ है, इसलिए उसको हम एडजस्टेबल नहीं मान रहे थे, ये सोच के कि हमको रिसीव होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, बट आपको पता है कि आपके पास एक्सपीरियंस के हिसाब से रीजनेबल सर्टेनिटी किया जा सकता है कि ये मिलेगा, तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। नाउ ES13 question 5, investment. A company is engaged in the business of refining, transportation and marketing of petroleum product. ठीक है, during the financial year ended 31st March 11, the company acquired controlling interest from government of India in another public sector undertaking at the rate of 1,551 per share as against the book value of 192.58 per share and market value of 876 per share as on 18 Feb 2011. ओके, माने फ्रेंड्स जहां पे भाव 876 का है मार्केट में, हम लोगों ने 1551 पे खरीदा है, बहुत ज्यादा पैसा दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीदा है, और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में हम ज्यादा पैसा दे सकते हैं। ठीक है, कितना ज्यादा दिया? 1551 माइनस 876, तो अराउंड 675 हो जाता है, राइट। लेट्स सी, दस द स्ट्रेटेजिक प्रीमियम ऑफ 675, अच्छा उसने खुद ने भी दे दिया है, पर शेयर हैज बीन पेड कंसिडरिंग वेरियस टैंजिबल एंड इनटैंजिबल फैक्टर। हमने जानबूझ के दिया है बोले उसको, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्रीमियम। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पेमेंट दिया है वो स्ट्रेटेजिक प्रीमियम। प्रीमियम होता है एक जो फेस वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है, और एक है स्ट्रेटेजिक प्रीमियम जो हमने मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा प्राइस दिया है।
ठीक है। The above investment in the share of the acquired company has been considered as long-term strategic investment and therefore has been accounted for a cost that is at 1551 per share in the financial statement. Okay. No provision for diminution in value has been made in the books of account. देखो फ्रेंड्स, इसके लिए कोई प्रोविजन दिखाने की जरूरत तो कभी होती भी नहीं है, क्योंकि अगर ये इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट है यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हमेशा कॉस्ट पे दिखाए जाते हैं। तो उसने सही किया है, उसने 1551 पे दिखाया है और उसको कॉस्ट जो प्रीमियम अलग से पे किया है 675 उसको अलग से नहीं दिखाया है। बिल्कुल सही बात है। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द शेड्यूल 3 of the company of 2013, the aggregate market value of the quoted share has been properly reflected in the financial statement. Okay. On 28 March 2011, the acquired share were quoted at 880 per share on BSE, and the current market price as on 18 July was around 300. अभी फ्रेंड्स 28 मार्च 2011 जो कि हम ईयर एंड में पहुंच गए ऑलमोस्ट, जब वैल्यू उनकी 880 बीएससी में है तो 18 जुलाई, एक साल के बाद, एक साल भी नहीं थोड़े टाइम के बाद 300 की वैल्यू रह गई। ओहो। आगे, कंसिडरिंग द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट, द मैनेजमेंट इज of the view that there is no payment diminution in the value of the strategic investment in the requirement company, had the same has been considered as a long term investment, therefore there is no need to provision of diminution in the value of the share of the acquired company. माने फ्रेंड्स, ये नो परमानेंट नेचर का है। आपने ईयर्स 13 में सीखा होगा, अगर हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है दिस शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑलवेज सब्जेक्ट टू परमानेंट डिक्लाइन, और अगर करेंट इन्वेस्टमेंट है दिस शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। बट यहां पर उसने बोला है कि ये लॉन्ग टर्म है और ये जो डिक्लाइन हुआ है भले 300 रुपए रह गया भाव, वो परमानेंट नहीं है, ऐसा उसने बोला है। नो परमानेंट डिक्लाइन डिमिनिशन। सो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि यह परमानेंट डिमिनिशन नहीं है तो हमको काय को टेंशन। लेट्स सी आगे क्या पूछा है उसने, ये तो हम अभी अपनी तरफ से बोल रहे हैं। रिक्वायर्ड whether the accounting treatment at cost under the head long term investment without providing any diminution value is correct and in accordance with the provision of AS 13। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यस, क्योंकि ये परमानेंट डिक्लाइन नहीं है। सेकेंड, इफ नॉट, आप बोलोगे सर फर्स्ट तो हमने यस बोल दिया है तो सेकंड क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं आता है। अरे फ्रेंड्स, ये सब पुराने सिस्टम हो गए हैं, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इफ नॉट हमने तो बोल दिया ये एस है, अब इफ नॉट मतलब नहीं है सपोज, तो उसने सपोज बोला है। अब पहले का आंसर नेक्स्ट से कनेक्शन में जब होगा जब पहला वाला ऐसा बोले कि पहले आंसर में अगर नो हो जाए, बट वो तो खुद बोला है इफ नॉट व्हाट शुड हैव बीन the accounting treatment in such a situation, particularly considering the fact that there is no material change in the circumstance and strength of the acquired company which further support the expected benefit from such synergy. Okay, whether the reduction in market value should be considered in isolation for the ascertain the value of such investment or not, what methodology should be adopted for ascertaining the provision for diminution in the value of investment if any। देखो फ्रेंड्स, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। इफ नॉट व्हाट शुड हैव बीन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन सच अ सिचुएशन, particularly considering the fact that there is no material change in the circumstance and strength of the acquired company which further support the expected benefit from such energy, whether the reduction in the market value should be considered it in isolation for the certain the value such investment or not,
what methodology should be adopted for ascertain the provision for diminution in the value of investment if any। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बोले कि वो परमानेंट डिक्लाइन नहीं है तो हम कॉस्ट पे ही रखेंगे, लेकिन अगर परमानेंट डिक्लाइन होता तो हम उसको जो डिफरेंस है उसको क्या करते हैं, उसको पीएनएल में ले जाते और क्या करते। तो अगर हम बोलें कि वो परमानेंट डिक्लाइन है तो डिफरेंस शुड बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, दैट्स ऑल। और क्या है आगे, इफ एनी प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू इज टू बी मेड, whether such provision should be charged to the profit and loss account or whether same can be considered as a deferred expenditure and amortized over a period of 5 years, whether it is open for the company to charge of such diminution in the value of the book of account instead of creating provision। तो फ्रेंड्स ये भी बात सेम आती है, हमको उसको पीएनएल में चार्ज कर देना चाहिए, कोई डिफर्ड करने की जरूरत नहीं है, बराबर ना। Whether the premium paid for the strategic benefit by the investment described in the fact of the case can be accounted for the separately in the books of account, keeping in view that years 13 should specified that long-term investment should be recorded at cost and there is no specific provision in the standard in respect of accounting for the premium paid for the strategic benefit। फ्रेंड्स ये कुछ भी बात बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कॉस्ट पे दिखाने का, तुम जबरदस्ती प्रीमियम को अलग कैसे दिखा सकते हो। सो नो, वी हैव टू मेंशन एट कॉस्ट ओनली, 1550 इज अवर कॉस्ट। वी कांट से कि इसमें कॉस्ट में इतना प्रीमियम है, इतना वो है, वो सब नहीं दिखाना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, दैट्स ऑल। नाउ फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन अकेला एक पेज का है और रिक्वायरमेंट अकेली एक पेज की है, तो इनडायरेक्टली इसका इच्छा ये है कि क्वेश्चन पढ़ के बंदा परेशान हो जाए, कंक्लूजन तो बाद में ही निकले, लेकिन हम परेशान नहीं होने वाले। रीजन, वी आर वेरी गुड मनोज सर स्टूडेंट। हाँ, तो इसके लिए हमको दिमाग कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है इसके अंदर हम उसको कॉस्ट पे दिखाएंगे, हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, और हम स्टेप 1 में पहले ये मेंशन कर देंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑलवेज सब्जेक्ट टू परमानेंट डिक्लाइन। अगर परमानेंट डिक्लाइन नहीं है तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमको दिमाग नहीं लगाना। जैसे भी लॉकडाउन चालू है, लॉकडाउन की वजह से अगर शेयर का भाव इतना डाउन हो गए हैं, दैट नॉट मीन कि वो परमानेंट डिक्लाइन है। जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाले होंगे वो अभी भी कॉस्ट पे दिखा रहे होंगे, उनको पता है जैसे ये लॉकडाउन का जो भी ये महाबीमारी आ गई है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद इमीडिएटली हमारा लॉकडाउन खुल जाएगा तो वापस से हमारा जो भाव है वो ऊपर आ जाएगा, बराबर। ठीक है, ईयर 16, बोरोइंग कॉस्ट। आरोही लिमिटेड हैज अंडरटेकन अ प्रोजेक्ट फॉर एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी एज पर इट्स फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, प्लान, एक्चुअल। सो आपको पता होगा बोरोइंग कॉस्ट एक्चुअली ली जाती है, एक्चुअल में भी इंटरेस्ट भरना चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है उसके साथ में इंटरेस्ट भी भरना चाहिए। ठीक है, अक्टूबर 11 को, नवंबर 11 को, दिसंबर 11 को, दिसंबर में इधर कुछ खर्चा नहीं हुआ है। ओके, फिर जनवरी को, फेब और मार्च, अक्टूबर से चालू हुआ मार्च तक का दिया हुआ है। द कंपनी पे टू इट्स बैंक इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ठीक है, विच इज डेबिटेड ऑन मंथली बेसिस। ये लो, डेबिटेड ऑन मंथली, पेड नहीं, कई लोग उसको पेड समझ लेते हैं, पेड नहीं है, डेबिटेड ऑन मंथली बेसिस। ड्यूरिंग द हाफ ईयर कंपनी हैड ₹20 lakhs ओवरड्राफ्ट अप टू 31 दिसंबर। ओके, माने 31 दिसंबर तक 20 लाख का ओवरड्राफ्ट चल रहा था हमारे पास। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारे 20 लाख तक होंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, 20 लाख से ज्यादा होंगे तो 20 लाख पे ही रुक जाएंगे हम लोग इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, सरप्लस कैश इन जनवरी। ओहो, माने जनवरी में तो हमने इंटरेस्ट भरा ही नहीं है, तो जनवरी में जो भी हमारा अगर होगा कुछ बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड तो उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं देना है क्योंकि सरप्लस कैश पड़ा है। एंड अगेन ओवरड्राफ्ट ऑफ 14 लाख फ्रॉम 1/2/2012 एंड 30 लाख फ्रॉम 1/3/2012। अच्छा, उसके बाद फरवरी में और अप्रैल मार्च में 30 लाख और 14 लाख का लोन हो गया हमारे पास। ठीक है, द कंपनी हैड अ स्ट्राइक ड्यूरिंग दिसंबर and hence could not continue the work during said period। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया फ्रेंड्स। कंपनी हैड अ स्ट्राइक ड्यूरिंग दिसंबर। अगर स्ट्राइक रहा दिसंबर में तो क्या बैंक लोन हमसे इंटरेस्ट नहीं लेगा?
जैसे कि अभी सपोज लॉकडाउन चालू है, हमारे होम लोन या जो भी किसी का लोन होगा, क्या बैंक हमसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा? हाँ, पेमेंट अभी नहीं देंगे चलेगा, बट बैंक डेफिनेटली इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉस्ट कैसा है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल नेचर का है? तो फ्रेंड्स एबनॉर्मल नेचर का है, स्ट्राइक है, एबनॉर्मल है। और जब स्ट्राइक की वजह से कुछ ऐसी कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, तो हम उस स्ट्राइक की कॉस्ट को एबनॉर्मल मान के हमको उस कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, माने इंटरेस्ट कॉस्ट को भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट भी एबनॉर्मल होगी तो कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए। सो इसके लिए इस पॉइंट के ऊपर मैं बोलूंगा कि हम दिसंबर मंथ का, ये जो पहले मंथ का दिख रहा है, उस मंथ का भी अगर इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करें तो अभी चल जाएगा, एच इट इज एबनॉर्मल नेचर। ओके, हाउएवर the substantial administrative work related to the project was continue. Oh, however, the substantial administrative work related to the project was continue. Okay, मतलब इसका ये हो गया फ्रेंड्स कि हमारा जो वर्क है वो चालू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर चालू है तो फिर खर्चा क्यों नहीं हुआ दिसंबर में? तो अभी वो कंट्रोवर्सी वाली बात आ गई, डिप्लोमेटिक आ गया। आप चाहो तो ले सकते हो, आप चाहो नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन-साइट वर्क वाज अगेन commenced on 1st January and all the work were complete on 31st March. Assume that expenditure was incurred on first day of each month. Okay, ये बहुत अच्छा बात बता दिया उसने। ये जो है वो सब फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ है, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, लाइक दिस। ठीक है। Calculate interest to be capitalized given region whether necessary, wherever necessary. Okay, assuming overdraft will be less if there is no capital expenditure. Okay, so friends, हमको इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करना है वो ही बात हो रही थी, वही हम शायद बीच बीच में बोल भी रहे थे। तो अब क्वेश्चन ये आया कि दिसंबर मंथ में थोड़ा बहुत काम चालू था, बट कॉन्ट्रैक्ट का काम तो चालू नहीं हुआ है, तो हम उस कॉस्ट को इग्नोर कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे पूछेंगे सर आईसीआई ने क्या किया है, तो आईसीआई ने दिसंबर की कॉस्ट को लेना पसंद किया है। तो आप भी लेना चाहो तो दिसंबर की कॉस्ट को आप ले सकते हो, लेकिन एज पर एडवाइजरी मैं बोलूंगा कि ये एबनॉर्मल नेचर का हुआ है, इसलिए हमको दिसंबर की कॉस्ट नहीं लेना चाहिए कैपिटलाइज करने वाले। ठीक है, एनीवे वो अपन बाद में सोचेंगे, पहले इंटरेस्ट तो लगा दें। 15% रेट है, पर एनम है, ये पक्का है। 15% पर एनम मतलब हर मंथ कितना हो जाएगा, 1.25 पर मंथ, 15 डिवाइड बाई 12, सो 1.15 डिवाइड बाई 12, 1.25 पर मंथ। अब 1.25 पर मंथ में उसने इंटरेस्ट डेबिटेड ऑन मंथली बेसिस बोला है, तो मंथली बेसिस पे बैलेंस कितना बचा है वो हमको निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से इंटरेस्ट डेबिट होगा। सो इसका मतलब फर्स्ट मंथ में हमने 4 लाख लगाया और वो 4 लाख के ऊपर हमने 1.25% लगाया तो 5,000 हो गया, तो इसका मतलब हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 4 लाख 5,000 हो गया। नेक्स्ट मंथ वापस आए तो 4 लाख 5,000 ऐड कर दिए और इसके ऊपर वापस हमने 5% लगा दिया, तो कितना हो गया, 5% नहीं 1.25% इंटू 1.25%, सो 15,000 हो गया। 15,000 प्लस 12 लाख, तो 12 लाख 15,000 का आउटस्टैंडिंग हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि मैं दिसंबर मंथ में पहुंच गया, अब दिसंबर का अगर नहीं लेना है तो इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आईसीआई के हिसाब से फॉलो करना है तो दिसंबर का मंथ का लेना चाहिए। तो ले लेते हैं, चलो आईसीआई ने किया है तो कोई बात नहीं। सो दिसंबर में खर्चा कुछ नहीं है, 12 लाख 15 के ऊपर सीधा 1.25% लगा दीजिए, तो 15,188, 15,188, ये प्लस 2,15,000, 12,15,000, तो हो जाता है 12,30,188, बराबर। फिर जनवरी 2012 को हमने 50,000 खर्चा कर दिया, लेकिन जनवरी में तो हमारा ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट था ही नहीं क्योंकि कैश सरप्लस था, हमने पहले ही मेंशन कर दिया है, तो उस दिन इंटरेस्ट कुछ नहीं लगेगा। फिर हमारे फरवरी में आए अपन, तो 12,30,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख, ये हमारा पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया 14,80,000 का।
लेकिन हमारा उस दिन फरवरी में अमाउंट खाली 14 लाख ही था। आप देखो अमाउंट कितना हो गया, 12,30,180 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख, टोटल अमाउंट हो जाता है 14,80,000। बट हमारा ओवरड्राफ्ट एक्चुअल में 14 लाख का ही था। देखो फरवरी में उसने 14 लाख बोला है, क्योंकि जनवरी में तो सरप्लस था और फरवरी में खाली 14 लाख का था, तो हम 14 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगा सकते हैं मैक्सिमम। तो हम क्या बोलेंगे, 14 लाख के ऊपर 1.25%, 17,500, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हम। समझ आया? ये फेब का है यहाँ पे। फिर मार्च का हो जाएगा हमारे पास ये अमाउंट प्लस 17,500 प्लस 12 लाख, सब ऐड करो जरा कितना होता है। सो 12,30,188 प्लस 2.5 लाख, ये 50 और 2, राइट, प्लस 17,500, ये जो भी इंटरेस्ट हो गया, और प्लस 12 लाख, 26,97,000। और एक्चुअल ओवरड्राफ्ट कितने का था हमारा उस दिन, 30 लाख का, तो मतलब 26 लाख कम है। सो उसके ऊपर अमाउंट लगा दीजिए इंटरेस्ट 1.25%, इट्स बिकम 33,721, बरोबर। सो अमाउंट कितनी हो जाएगी टोटल मिलके फ्रेंड्स, कितनी हो गई, 33,720। इसको ऐड कर दीजिए अभी नाउ, तो 27,31,409। ठीक है, ये हमारी अमाउंट हो गई पूरी मिलके आउटस्टैंडिंग। बट वो हमारे काम की नहीं है, हमारी काम की खाली इंटरेस्ट की अमाउंट है। ये प्लान वाली एसेट्स हमारी कोई काम की नहीं रही, क्योंकि ये तो हमारा प्लान था। एक्चुअल में जो खर्चा हुआ है खाली उसी को हमको इंक्लूड करना है, बरोबर। सो नाउ टोटल ऐड कर दीजिए जरा, 15,000 प्लस 5,000 20,000 हो गए, प्लस 15,188 प्लस 17,500 प्लस 33,721, 86,409। ओके, सो फ्रेंड्स 86,409 विल बी द आवर, बोलो, वेरी गुड, कैपिटलाइज अमाउंट, जो कि इंटरेस्ट की अमाउंट हमको कैपिटलाइज करनी है, वही उसने मांगा है आई थिंक। कैपिटलाइज अमाउंट 86,409, क्लियर। नेक्स्ट AS17 segment reporting, whether interest expense relating to the overdraft and other operating liabilities identified to a particular segment should be included in the segment expense or not। तो फ्रेंड्स सेगमेंट एक्सपेंस में उसको इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो ये पर्टिकुलर इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस को सेगमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, इन शॉर्ट ये रूल है, ठीक है। इन केस इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, ओके, वेयर इट इज सो रिक्वायर्ड एज पर AS16, read with AS2, and those inventory are part of segment assets to the particular segment, state whether such interest should be considered as a segment expense। तो फ्रेंड्स सिंपल बात है, अगर ऐसा केस हो जाता है कि हम लोग इंटरेस्ट को स्टॉक में ऐड कर रहे हैं, आप बोलोगे सर अभी भी तो आपने बोला था क्वेश्चन 1 में स्टॉक ई नॉट इंक्लूड दीज 5 आइटम। अगर ये 5 आइटम इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, कौन कौन से 5 आइटम याद है ना, वेरी गुड। सबसे पहले इंटरेस्ट, फिर एबनॉर्मल कॉस्ट, फिर स्टोरेज कॉस्ट, फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो ये सब इंक्लूड नहीं करना है तो इंटरेस्ट कैसे ऐड हो सकता है। तो इसमें एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, जो भी मैंने वॉइस क्लिप के साथ बोला हुआ है। वो एक्सेप्शन क्या है कि हम लोगों को ये जो इंटरेस्ट है अगर वो क्वालिफाइंग स्टॉक नेचर का हो जाए, क्योंकि AS16 भी यही बोलता है कि अगर एसेट्स क्वालिफाइंग है तो ही हमको बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कैपिटलाइज कर दिया, क्योंकि उसने खुद ने बोल दिया कैपिटलाइज करना है, कितना अमाउंट करना है बता दीजिए, तो हमने क्वालिफाइंग एसेट्स है ये मान लिया, क्योंकि वो सब्सिडेंशियल टाइम टू गेट रेडी टू यूज ले रही है, क्योंकि उसको 6 मंथ से ज्यादा टाइम तो लग ही गया रेडी होने में। और सब्सिडेंशियल टाइम गेट टू रेडी टू यूज में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमको बोला गया है कि नॉर्मली
सब्सिस्टेंशियल टाइम टू गेट टू रेडी टू यूज, बुक में 1 साल का दिया हुआ है, बट मैं बोलता हूँ 15 डेज से ज्यादा है तो उसको क्वालिफाइंग एसेट्स मान लिया जाएगा, क्योंकि 15 डेज का भी इंटरेस्ट तो हमको भरना पड़ता है ना, और अगर इंटरेस्ट हमको भरना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एसेट्स इज नॉट रेडी टू यूज, सो दीज आर द क्वालिफाइंग एसेट्स। सो यहाँ पर भी फ्रेंड्स ऐसा ही केस आ रहा है, वो हमसे बोलना चाह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो हमको इंटरेस्ट को ऐड करने का बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो ऐसे इन्वेंट्री जो है ऐसे नेचर की है जो क्वालिफाइंग एसेट्स है, जिसका बेस्ट एग्जांपल वाइन है। कई ऐसी वाइन है जिसका स्टोर करना कंपलसरी है, 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल, तो उसे स्टोर करके हमको रखने के लिए उसमें जो कॉस्ट लगेगी उस इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर वो इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड हो गया इन्वेंट्री के, और वो इन्वेंट्री हमारी पार्ट ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का पार्ट है, इसलिए इसको हम यस बोलेंगे। नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, बट अगर वो इंटरेस्ट इन्वेंट्री में ऐड हो गया और इन्वेंट्री हमारी सेगमेंट रिपोर्टिंग का पार्ट है तो उसको लेना चाहिए। ओके, नाउ यस 20 EPS। The following information is available in respect of High End Limited for the accounting year 2011-12 and 12-13। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर ईयर 11-12, ईयर 12-13 प्रॉफिट दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू 10 लाख इशू, 10 लाख शेयर। ठीक है, राइट इशू का केस भी आ गया। तो फ्रेंड्स राइट इशू ही सबसे डिफिकल्ट होता है आपकी ईपीएस के अंदर, तो हम उसका डिस्कशन करेंगे अभी। 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 शेयर आउटस्टैंडिंग, दैट इज 2 लाख शेयर। राइट इशू प्राइस 25, लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज राइट इज 31 जुलाई 2012। तो अगर राइट ऑफ का इशू का डेट हमको नहीं पता है तो हम जो लास्ट डेट है वही हम डेट इशू डेट इफेक्टिव मानेंगे। आपको अगर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालने होते हैं ना, तो उसके लिए हम वही डेट को इफेक्टिव डेट मानेंगे। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑन 31/7/2012 इज 32। ये हो गया राइट प्राइस, सॉरी शेयर प्राइस जस्ट बिफोर राइट इशू। सो हम बोलेंगे शेयर इमीडिएटली बिफोर राइट इशू इज 32। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एज पर AS 20। सबसे पहला बेसिक अर्निंग पर शेयर 2011-12 का, तो बेसिक अर्निंग पर शेयर तो फ्रेंड सीधा सीधा आ जाएगा। 11-12 में हमारे कितने शेयर हैं, कितने हैं 22 लाख की अमाउंट है, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 10, तो 2.2 हो गया। अगर हम 11-12 का डायलूटेड निकालने जाएं तो हमने जो राइट इशू किए हैं जो कि 31 जुलाई 2012 को हुआ है, तो उन राइट इशू को भी लेना पड़ेगा। लेट्स सी उसने 11-12 का डायलूटेड मांगा है क्या। सेकंड में पूछता है रीस्टेट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर 2011-12 फॉर राइट इशू। अच्छा, ये रीस्टेट बोला है बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर 11-12। फ्रेंड्स रीस्टेट तो हम जब नेक्स्ट ईयर पहुंच जाते हैं तब प्रीवियस ईयर को करते हैं तो उसको रीस्टेट बोलते हैं। तो क्या बोला उसने, रीस्टेट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर ईयर 11-12 फॉर राइट इशू इन दिस ईयर, ये हमको बोलना है। माने 11-12 को हम रीस्टेट कर रहे हैं लेकिन इस साल आके, इस साल मतलब 12-13 में आके, तो वो रीस्टेट करना इनडायरेक्टली डायल्यूटेड जैसा हो जाता है। अगर हम 11-12 में निकालते तो वो डायल्यूटेड होता, लेकिन 12-13 में निकाल रहे हैं तो वो रीस्टेट हो गया 11-12 के लिए। माने 11-12 को हम वापस बना रहे हैं तो रीस्टेट बना दिया। तो फ्रेंड डायल्यूटेड निकालना है तो आपको पता होगा जब राइट शेयर इशू किए जाते हैं तो राइट फैक्टर यूज करना पड़ता है। राइट फैक्टर क्या होता है बताइए। वेरी गुड, राइट फैक्टर मतलब मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू अपॉन मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू। तो हम बोल सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, राइट फैक्टर मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू अपॉन मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू। बिफोर राइट इशू मार्केट प्राइस तो हमको दी हुई है, दैट इज 32। आफ्टर राइट इशू मार्केट प्राइस निकालनी पड़ती है, तो मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। बहुत बड़ा फॉर्मूला आपको पता होगा, लेकिन एक सिंपल वे में प्रोपोर्शनेट वे में निकालते हैं। ऐसा मानो कि पहले 32 का भाव हो रहा था, अब हमने नई शेयर इशू कर दिए 25 के भाव से, तो उनका प्रोपोर्शन निकालो, नई प्राइस निकल जाएगी। जैसे कि 32 के पहले कितने शेयर थे, 5 के बदले 1 दे रहे हैं हम लोग,
तो एक शेयर 25 के हिसाब से बढ़ा तो पैसा तो खाली 25 ही आया एक शेयर के लिए, और 5 का 32 के हिसाब से ऑलरेडी है, तो ऐसे 6 शेयर का एवरेज हो गया ये। तो भाव क्या होगा? आफ्टर राइट इशू प्राइस आ जाएगी। एक बार फिर से बोलता हूँ, 32 इज द मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू, और हमने रेशो दिया है राइट का कि 1:5, यानी कि 5 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 32 एग्जिस्टिंग हो गए, प्लस एक नया आ गया 25 इंटू 1, ऐसे मिला के 6 शेयर का भाव इतना हो गया। तो 1 शेयर का भाव कितना होगा? आ गया और क्या है? अंडरस्टूड? सो 32 इंटू 5 प्लस 25, 185 अपॉन 6, 30.833। 30.833 हमारा आफ्टर राइट इशू प्राइस हो गया। सो 32 डिवाइडेड बाय, तो राइट फैक्टर हो गया हमारा 1.0378। ओके, नाउ हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूटेड ईपीएस 11-12 के हिसाब से, या रीस्टेट ईपीएस 2012-13 के हिसाब से। माने दोनों ही आंसर एक जैसे माने जाएंगे। प्रॉफिट 22 लाख लेना है अपॉन 10 लाख इंटू राइट फैक्टर 1.0378, सो इंटू 10 कर देंगे इसका, तो हो गए हमारे 10 पॉइंट दिस, सो 22 डिवाइडेड बाय, तो 2.12 इज अवर रीस्टेट EPS for 2011-12 in 2012-13, or you can say diluted EPS in 11-12। ठीक है। थर्ड आंसर, बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर ईयर 12-13। तो बेसिक अर्निंग पर 12-13 का सीधा सीधा आ जाएगा फ्रेंड्स। 12-13 का प्रॉफिट कितने का है? 30 का। अब 30 डिवाइडेड बाय, पहले हमारे पास शेयर कितने के थे? 10 के, और उसी साल राइट इशू हो चुका है, लेकिन कब हुआ है राइट इशू? 31 जुलाई को, माने अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने बाद। तो 4 महीने तक हमको राइट फैक्टर लेना पड़ेगा। कितना है राइट फैक्टर? 1.0378, और 4 महीने बाद राइट फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास नंबर ऑफ शेयर ऐड हो गए, तो 2 ऐड हो गया, तो 12 नंबर ऑफ शेयर हो गए इंटू 8/12। तो 30 डिवाइडेड बाय, .46 प्लस 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12, 8, राइट? 3.46, सो 30 डिवाइडेड बाय 11.46, so it comes to 2.62। ये हो गया हमारा बेसिक ईपीएस फॉर 12-13। ये समझा ना आपको? जब तक राइट इशू नहीं हुए हैं तब तक ही राइट फैक्टर लेना है, क्योंकि राइट इशू हो गया उसके बाद राइट फैक्टर का मतलब क्या है? वो तो राइट फैक्टर काम खत्म हो गया, क्योंकि ये जो फैक्टर है इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी आपको मैं बता दूं। ये जो AS20 है वो ये बताता है कि हमारा ईपीएस जो है वो ईपीएस अभी है वैसा ही बाद में रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर कुछ ऐसा रीजन हो जाए जिसकी वजह से हमारा ईपीएस एक्चुअल में उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए, तो उस फैक्टर को भी हमको देना चाहिए। किसको? शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को। ये बताना चाहिए कि भाई हमारा ईपीएस इतना डाउन हो गया, क्योंकि आपने सीखा होगा फ्रेंड्स इंटर या आईपीसीसी में कि हमारे ये मार्केट टेस्ट रेशो के अंदर आता है। रेशो होता है ना जो एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं, तो उसके अंदर मार्केट टेस्ट रेशो में ईपीएस का फैक्टर आता है, और ईपीएस बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है इन्वेस्टर के लिए टू टेक डिसीजन वेदर वी शुड कंटिन्यू विद द कंपनी, वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन कंपनी और नॉट। सो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इस केस में हम लोगों के लिए ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और जो ईपीएस है वो ऐसे दिखाना चाहिए जिससे इफ एक्चुअल ईपीएस रिफ्लेक्ट हो और लोगों को पता चले कि हाँ भाई इतना ईपीएस हमको मिल रहा है। इसके लिए फ्रेंड्स एक कॉमन सेंस हमेशा याद रखना कि जो नंबर ऑफ शेयर हैं अगर वो उसी भाव से इशू है जो मार्केट में भाव चल रहा है, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना पैसा मिलेगा जितना मार्केट में चल रहा है तो हमारी इनकम भी उतनी बढ़ेगी प्रोपोर्शनेट। लेकिन मार्केट में भाव चल रहा है, सपोज 32 का हमने इशू कर दिया 25 के हिसाब से, तो हमारी इनकम उतनी नहीं बढ़ेगी।
जिसका मतलब हमारा ईपीएस डाउन जाएगा, इसलिए राइट फैक्टर यूज किया जाता है। तो आपको ये समझना है कि राइट फैक्टर यूज किया है मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि वो ईपीएस हमारा रिफ्लेक्ट बराबर हो जाए। अगर हमने 32 के भाव से नए शेयर इशू किए हो तो हमारे ईपीएस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको पता है 32 जब हमको मिलेंगे तो हम उसी प्रोपोर्शन में और पैसा भी कमाएंगे। आज हम 10 लाख रुपए लेके बैठे हैं, उससे हम इतना कमा रहे हैं, आगे हमारे पास 20 लाख की कैपिटल आएगी तो उससे हम डबल कमाएंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर हमने 20 लाख की कैपिटल ले ली वापस, बट उसके लिए शेयर हमने 12 लाख इशू कर दिए, तो हमने इनडायरेक्टली 2 लाख ऐसे शेयर इशू कर दिए जिनके लिए हमने पैसा नहीं लिया। वही कॉन्सेप्ट तो ईसोप के केस में ईपीएस निकालते हैं जब होता है, सीखा है ना। तो फ्रेंड्स ये सब लॉजिक आप सीखो। हाँ, ये लॉजिक मैंने सारे अपने जो वॉइस क्लिप है उसके अंदर डाल के रखे हुए हैं, आप वो सुन सकते हो, मेरी टेलीग्राम चैनल पे है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कहाँ पहुंच गए? अच्छा यहाँ पे है। नाउ AS23 एसोसिएट कंपनी A Limited has share capital of 50,000 share at the 100 per share. H Limited acquire 15% share in A Limited on 1/4/2011. Okay. It also acquire all the 5,000 12% convertible debenture of 100 each of A Limited. Okay. These debenture will be converted at par into equity share of A Limited after 3 years. State whether as per AS23 A Limited is an associate of H Limited or not with reason. अब देखो फ्रेंड्स, एसोसिएट कंपनी में आपने सीखा होगा कि इफ वी होल्ड मोर देन 20% और मोर तो ही हम एसोसिएट कंपनी बनते हैं। ये भाई साहब ने 15% होल्ड कर रखा है, तो बना क्या एसोसिएट? नहीं बना। लेकिन भाई साहब ने दूसरा और एक काम कर रखा है कि उसने एक सारे डिवेंचर उसके कन्वर्ट करने वाले डिवेंचर लेके रखे हैं जो कि आफ्टर 3 ईयर कन्वर्ट होने वाले हैं। आप मेरे को बताइए 3 साल बाद जो कन्वर्ट होंगे वो कन्वर्टेबल शेयर्स, क्या आज हमारे राइट होगा हमको उनको वोट देने का? तो हमारी प्रेजेंट होल्डिंग होना चाहिए फ्रेंड्स 20%। प्रेजेंट होल्डिंग हमारे पास खाली 15% है और 15% में हम एसोसिएट नहीं हो सकते। हाँ, हमारे वो जो 5,000 शेयर और मिल जाएंगे जो डिवेंचर कन्वर्टेबल है, जो हमारे पास ही है खाली, तो सारे शेयर हमको ही मिलने वाले हैं। तो कंपनी के पास 55,000 शेयर हो जाएंगे और हमारे पास 15 + 5 20,000, 7.5 + 5 यानी कि 12,500 शेयर हो जाएंगे। तो उस टाइम पे हम 20% क्रॉस कर देंगे, लेकिन आज तो नहीं। तो हम बोलेंगे आज हम एसोसिएट नहीं है, लेकिन जब कन्वर्टेबल डिवेंचर कन्वर्ट होके हमको मिल जाएंगे तब हम बन जाएंगे। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। AS24 डिसकंटिन्यू ऑपरेशन क्या बोलता है? आर यू लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर कार एंड कॉमर्शियल व्हीकल। ओके, एक तो पैसेंजर कार बनाता है और एक कॉमर्शियल व्हीकल बनाता है, ठीक है। द कंपनी इज वर्किंग ऑन अ स्ट्रेटेजिक प्लान टू शिफ्ट फ्रॉम अ पैसेंजर car segment over the coming 5 years. However, no specific plan have been drawn up for sale of neither the division nor its assets. As part of its plan, it will reduce the production of a passenger car by 20% annually. Okay, माने पैसेंजर कार को उसने प्रोडक्शन कम कर दिया है 20% से, ठीक है। It also plan to commence another new factory for the manufacturing of the commercial vehicle plus transfer of employees in the phased manners. Okay, माने इनका इंटेंशन ऐसा हो गया है कि अभी पैसेंजर जो कार है उसको थोड़ा कम कर दें और जो कमर्शियल व्हीकल है उनको थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाएं, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट, देखो कमेंट वापस आ रहे हैं, मतलब अभी आप समझो कि एनालिसिस बेस ही है। इफ मेयर ग्रेजुअल phasing out in itself can be considered as a discontinuing operation within the meaning of AS4। ये discontinuing operation कहाँ हो गया यार? उसने 20% शिफ्ट किया है बेचारे ने
तो कोई डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन मतलब उसको वो डिवीजन बंद करनी पड़ेगी तब जाके डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बनेगा फ्रेंड्स, अभी कहां डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट, इफ द कंपनी फेसेस a resolution to sell some of the assets in the passenger car division and also to transfer few other assets of the passenger car division to the new factory, does this trigger the application of AS 24? No friends, अभी भी कहाँ हो गया, क्या बोला उसने, the company passes the resolution to sell some of the assets in the passenger car division and also the transfer few other assets of the passenger car division to the new factory, does this, ये तो सम पार्ट है फ्रेंड्स। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन मतलब उस काम को बंद करना, सम पार्ट को बंद करना नहीं है, पूरी फैक्ट्री को भी बंद करना नहीं है, उस डिवीजन को बंद करना है, इज कॉल्ड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। But your answer to be above be different if the company resolve to sell the assets of the passenger car division in the face but time warned manner। तो ये पक्का हो गया, यस। यहाँ क्या बोल दिया उसने, उसने रिजॉल्व टू सेल डिसाइड कर दिया कि मैं ये पैसेंजर कार डिवीजन को सेल ही कर रहा हूँ, तो वो पक्का फिर डिवीजन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बन जाएगा। यानी कि अगर उसने डिवीजन को बेचने की बात कर दी है तो वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हो जाएगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं होगा। आगे क्वेश्चन 8, अ पब्लिशर own 150 magazine title of which 70 were purchased and 80 were self created। okay, the price paid for the purchased magazine title is recognized as an intangible assets। अच्छा, तो ये AS 28 आ गया, इंटेंजिबल एसेट्स ही है। The cost of the carrying managing title and maintaining the existing title are recognized as an expense when incurred। okay, cash inflow from direct sale and advertising are identifiable for each magazine title। Title are managed by customer segment। The level of advertising income for the magazine title depends on the range of title in the customer segment to which the magazine title relates। okay, management has to policy to abandon old title before the end of their economic life and replace them immediately with the new title for the same customer segment। बहुत अच्छी बात है। अब चाहता क्या है, what is the cash generating unit as per AS 28। ये लो, उसको कैश जनरेट यूनिट चाहिए, कहाँ से माल आएगा। तो फ्रेंड्स एक बात बताओ, कौन सी ऐसी यूनिट है जहां से पैसा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये जो भी 150 खुद के खरीदे, 70 हमने खरीदे हुए हैं, 80 हमने खुद ने क्रिएट किए हुए हैं, तो सब जैसे पैसा आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ईच यूनिट, और आप बोल सकते हो ईच टाइटल, यहाँ टाइटल बड़ी हो जाए ना, ईच टाइटल्स इज द कैश जनरेटेड यूनिट। हर कोई कैश जनरेट करके देगा ना यार, उसने बोला है हर एक टाइटल को, हर एक कस्टमर को वो रिप्लेस करके देता है, बाद में उसको नया बनाता है, तो ये सब क्लियर इंटीमेशन आ रहा है कि भाई हमको पैसा तो हर एक टाइटल से ही मिलेगा ना। इट्स नॉट कैश जनरेटेड यूनिट कोई पर्टिकुलर टाइटल नहीं है। और हमारे पास 150 मैगजीन है, तो हर एक मैगजीन का अपना अपना डिफरेंट इनकम है, तो हम बोल सकते हैं कि ईच यूनिट और ईच टाइटल इज द कैश जनरेटेड यूनिट। ओके, AS 29, a company incorporated under section 8 of the Company Act 2013 have main objective to promote the trade by organizing trade fairs, exhibition। okay, when company has organizing the trade fair and exhibition, it decided to arrange 5% contingency charges for the participant and outside agencies on the income received from them by the company, while in the case of the fair organization by outside agencies, 5% contingency charge are levied separately in the invoice। The contingency charges in respect of fair organization by the company itself are
inbuilt in the space rent charges from the participant. Okay, both are credited to income and expenditure account of the company. ठीक है. The intention of levying these charges is to meet any unforeseen liabilities which may arise in future. The instance of such unforeseen liabilities could be on account of injury loss of the life to visitor, exhibitor, etc. due to fire, terrorist attack, stamped natural calamities and other public and third party liabilities. अच्छा, माने उस भाई साहब ने 5% एक्स्ट्रा चार्ज करना चालू किया है कि उसको ऐसा लगता है कि ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इन सब प्रॉब्लम के लिए वो 5% एक्स्ट्रा चार्ज करेगा. ठीक है. द चेंजेज ऑफ occurrence of these events are high because of large crowd visited the fair. Okay, माने उसको बोला है कि ये हो सकता है, ये पक्का है, मतलब होने वाला है कुछ ना कुछ लॉस. ठीक है. यस 29 का नाम पता है ना, कंटिजेंसी प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स. तो ऐसे करके उसका प्रोविजन बनाना है, कुछ करना है, ऐसा कोई डिसीजन करने का आएगा. लेट्स सी. The decision is to levy 5% contingency charges was based on the assessment only as actual liabilities on this account cannot be estimated. तो जमसन बेस पे करनी पड़ेगी. सही बात है. The following accounting treatment and disclosure was made by the company in the financial statement. ठीक है. इन सब काम के लिए क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने डिस्क्लोजर किया है. 5% contingent charges are treated as a income and matching provision for the same is also being made in accounts. माने उसने वो 5% को इनकम दिखा दिया पहले तो, और उसके अगेंस्ट में प्रोविजन फॉर एक्सपेंस बना दिया, ये खर्चा हो सकता है. सेकेंड, a suitable disclosure to this effect is also made in the notes forming part of accounting. एक उन्होंने नोट भी मेंशन कर दिया इसके लिए. बहुत अच्छा काम किया. अब रिक्वायर्ड पूछा क्या है, मतलब इनकम दिखा के उस भाई साहब ने क्या किया, उसका प्रोविजन भी बना दिया है. मतलब एक तरफ इनकम दिखा है, एक तरफ प्रोविजन बना के अकाउंट को खत्म कर दिया. ओके. वेदर क्रिएशन ऑफ द प्रोविजन फॉर द कंटिजेंसी अंडर द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इज इन कंफॉर्मिटी विथ AS 29. जैसे प्रोविजन किस चीज का होता है, जिसका लॉस हमको पता है. जैसे आपने सीखा होगा फ्रेंड्स, कंटिजेंट एसेट्स कंटिजेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है. जैसे एग्जांपल के लिए हमारे डेटर्स की फैक्ट्री में फायर हो गया, वो फायर होने के बाद में 31 मार्च से पहले हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक सर्टेन नहीं है. तो हम 31 मार्च के दिन उसकी अगर हमको पॉसिबिलिटी लगती है कि सामने वाला इंसॉल्वेंट हो जाएगा, हमारे पैसे खा जाएगा, तो हम उसका प्रोविजन फॉर लॉस बना लेते हैं, ये सोच के कि अभी वो कंटिजेंट है, आगे हो सकता है लॉस हो जाए, और हमको इसकी मेजॉरिटी या मेजर हमको ऐसा लग रहा है कि वो लॉस हो जाएगा, वो हमारा जो डेटर्स है वो सॉल्वेंट हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो इसके लिए हमको लॉस का प्रोविजन बना लेना चाहिए. बट अगर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि अरे उसके पास बहुत सारा डिफरेंट वर्क है, एक फैक्ट्री में फायर हो गया तो क्या हुआ, 10 फैक्ट्री और पड़ी है, तो हमको लॉस का प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं होती है. ऐसा हमने AS 29 में सीखा है. तो यहां पर फ्रेंड्स ये बोलता है कि ये एबनॉर्मल हैपनिंग होगी, इसके लिए वो 5% जो एक्स्ट्रा लिया है उसका उसने प्रोविजन बना दिया. तो अगर एबनॉर्मल हैपनिंग होने ही वाली है तो वहां तो एग्जीक्यूशन में तो कोई जाएगा ही नहीं फ्रेंड्स. फिर इतने लार्ज लोग आएंगे, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका कंट्रोल नहीं है यार. अगर ऐसा लोगों को पता चल जाए कि फायर होने वाला ही है या टेररिस्ट अटैक होने वाला ही है, तो कोई क्यों जाएगा वहां. आज देखो सब कोरोना की वजह से परेशान है, तो अपने मन से ही हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं. हाँ, कई महारथी हैं जो निकलते भी हैं, बट क्वेश्चन ये है नॉर्मली इतना लोग अवेयर हैं कि हमको पता है कि यहाँ मरने वाले हैं, तो क्यों जाएंगे. तो आप एबनॉर्मल हैपनिंग के लिए ऐसे प्रोविजन बना रहे हो, ये तो ठीक नहीं लग रहा है मेरे को. यहाँ पे आपको प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए, उसको आप इनकम दिखाओ, रिजर्व में डाल दो, उसको नॉर्मल आप इनकम मत दिखाओ कि भाई हमने इसको यूज कर लिया, डिविडेंड की तरह बांट दिया. आप उसको रिजर्व बना के दिखा दो कि ये पैसा हमने रिजर्व बना के रखा है, अगर कुछ हो गया एबनॉर्मल हैपनिंग तो हम बना देंगे. लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि हम उसको प्रोविजन बनाएंगे क्योंकि पक्का होने वाला है. अरे ऐसा अगर आपको लगता है तो वो जाएगा ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं तुम्हारे इधर.
तो इट्स बेसिकली ये बेस ही अलग है। अगर एबनॉर्मल हैपनिंग का बात कर रहे हो तो एबनॉर्मल हैपनिंग की तरह दिखना भी चाहिए, एबनॉर्मल हैपनिंग है। अंडरस्टूड, वेरी गुड। सेकंड पार्ट, इफ द आंसर ऑफ 1 इज नो, then what should be the treatment of the provision which is already created in the balance sheet? Okay, तो पहले वाले मैंने प्रोविजन को नो बोला, तो मैं आपको रिजर्व के बारे में बोल रहा हूं, तो रिजर्व अपन यहां लिख देंगे। फिर मैं आपको बोल रहा हूं उस इनकम को क्या करना चाहिए, वो ट्रीटमेंट आपको पहले ही बता दिया, बट वो बोलना चाह रहे हैं सेकंड में ट्रीटमेंट क्या करें, आप बताओ। अगर पहला नो है तो पहला तो नो है, पक्का है, प्रोविजन नहीं बनाओ। लेकिन सेकंड में उसने पूछा है उसको क्या करें, तो हम बोलेंगे रिजर्व में डाल दो, पैसा ले लिया उसको, उसमें क्या करेंगे, उसका रिजर्व बना के रख दो। आगे अगर होगा हैपनिंग तो हम उसका यूज कर लेंगे। ओके, वेरी गुड। आगे आए फ्रेंड्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यू नो इंडियस, वेरी गुड। सो इसके अंदर क्वेश्चन 9.1, स्टेट द कर्व आउट इन इंडियस 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम IAS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन अलोंग द रीजन। तो फ्रेंड्स एक कर्व आउट आ गया है जो कि इंडियस एंड IAS और IFRS में डिफरेंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने आपको मेरी जो बुक दी है उसके अंदर स्पेशली एक हेडिंग बनाया है AS एंड इंडियस चैप्टर, उसके अंदर सारे इंडियस के डिफरेंस जो रिलेवेंट हैं, जो यूजुअल हैं, प्लस कर्व इन कर्व आउट के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और वो डिफरेंसेस इतने सिंपल में बना के दिए हैं कि अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से भी एक बार रीड कर लो तो भी इधर माइंड में बैठ जाएंगे, बराबर है। एनीवे यहाँ पे देख लेते हैं क्या मांगा उसने। कर्व आउट ऑफ इंडियस 32 यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर IAS 32 के साथ करके देखो तो कौन सा कर्व आउट है। तो फ्रेंड्स इसका कर्व आउट एक ही है, जब हम डेब्ट इक्विटी कंपोनेंट में इक्विटी को सेपरेट करते हैं, याद है ना, वो हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सम किया हुआ है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो सम है उसमें डेब्ट इक्विटी कंपोनेंट जब सेपरेट हो जाता है तो IAS 32 बोलता है वो इक्विटी कंपोनेंट को पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी बनाओ, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी बनाओ। लेकिन इंडियस 32 बोलता है नहीं भाई वो तो इक्विटी का पार्ट है, इक्विटी रखो उसको। तो वो इसमें मेजर आप रीजन बदल सकते हो कि जो इक्विटी का पार्ट है उसको IAS बोलता है फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाओ, बट इंडियस 32 बोलता है इट्स अ पार्ट ऑफ, बोलो, इट्स अ पार्ट ऑफ इक्विटी। सो इसको इक्विटी कंपोनेंट हम सेपरेट दिखाते हैं, रिजर्व सरप्लस में दिखाएंगे, इक्विटी कंपोनेंट करके दिखाएंगे, ना कि फाइनेंशियल लायबिलिटी करके दिखाएंगे। ओके, वेरी गुड। Second question, explain the difference between IAS 37 provision contingent liabilities and contingent assets and AS 29 provision contingent liabilities and contingent assets। अभी हमने बात किया है 29 के बारे में, तो AS 29 के बारे में, तो अब IAS 37 के साथ और कंपेयर करना है। तो फ्रेंड्स कंपेयर करने में जो सबसे बड़ी बात आती है वो एक तो ये आती है कि डिस्काउंटेड करना। जैसे कि हम लोग प्रोविजन करेंगे कि नहीं करेंगे, AS 29 में हम डिस्काउंट करके नहीं निकालते हैं, लेकिन IAS 37 बोलता है नहीं भैया आप डिस्काउंटेड करके निकालिए। तो डिस्काउंटेड करके फ्यूचर कैश फ्लो निकालो, उसके कंपेयर करो आज की वैल्यू कितनी है, अगर कम है तो उसका प्रोविजन बनाइए आप। ऐसा इंडियस बोलो 37 बोलता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है इंडियस 37 में यूज होता है लेकिन 29 में नहीं होता है, बराबर। दूसरा फ्रेंड्स कंटिजेंट एसेट्स, कंटिजेंट एसेट्स के लिए AS 29 बोलता है कि हम लोग कंजर्वेटिव सिस्टम फॉलो करते हैं, सुना है ना। वो कंजर्वेटिव सिस्टम के हिसाब से हमको इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, माने इसको डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहिए, किसको, कंटिजेंट एसेट्स को। लेकिन इंडियस 37 बोलता है अरे क्यों भाई, जब लायबिलिटीज को आप रिकॉर्ड कर रहे हो या आप लायबिलिटीज को डिस्क्लोज कर रहे हो तो कंटिजेंट एसेट्स को क्यों डिस्क्लोज नहीं करना है। अगर आपको उसका श्योरिटी या रीजनेबल सर्टेनिटी लगती है तो आपको डेफिनेटली उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कंटिजेंट एसेट्स के बारे में इंडियस 37 बोलता है कि इट शुड सोन सेम एज कंटिजेंट लायबिलिटीज, बट AS 29 बोलता है कि हम कंजर्वेटिव सिस्टम फॉलो करते हैं, इसलिए कंटिजेंट लायबिलिटीज को तो दिखाएंगे बट कंटिजेंट एसेट्स को हम अवॉइड करेंगे, बराबर। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी हैं, जैसे कि गाइडेंस, स्पेशली गाइडेंस जो दिया हुआ है वो गाइडेंस नोट इंडियस 37 में बहुत सारे दिए हुए हैं लेकिन AS 29 में से कोई गाइडेंस नोट स्पेसिफिक नहीं दिए हुए हैं। डिस्क्लोजर आप देखोगे तो इंडियस 37 में ज़्यादा है, AS 29 में बहुत कम है जितना हमको डिस्क्लोजर देना चाहिए। तो ऐसे सब डिफरेंसेस आप देख सकते हो फ्रेंड्स। बाकी जो मेरी बुक मैंने बना के दी है उसके अंदर मैंने डिफरेंस में बेस, इंडियस क्या बोलता है, AS क्या बोलता है, ऐसा सिस्टमेटिक में बना के दिया हुआ है। इट्स हेल्प यू टू रिवाइज इमीडिएटली। ओके फ्रेंड्स, सो ऐसे सिस्टम के हिसाब से आप करते जाइए तो क्या होगा, हमारे सारे के सारे जो AS हैं, इंडियस हैं, जिनसे डर लगता है लोगों को, वो सब एकदम परफेक्ट तरीके से कंप्लीट होते जाएंगे।
इवन इंडियस से फ्रेंड बच्चों को बहुत डर लगा हुआ है। आप समझो फ्रेंड्स, इंडियस को आपको आगे प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है, तो इंडियस से आप डरिए मत, उसको लड़िए, उससे सीखिए। और अगर आप एएस में मास्टर हो तो आप इंडियस में ऑटोमेटिक बन जाओगे, क्योंकि इंडियस एएस में डिफरेंस इतना सा है, और वो डिफरेंस को आप अच्छे से बारीकी से पढ़ लोगे तो आपके एएस ही आपको इंडियस में हेल्प कर देंगे। तो इसके लिए आई सजेस्ट कि आप लोग ट्राई करो कि इंडियस को अच्छे से करो, और उसके लिए मैंने बेस्ट पे बोला आप आईसीआई का मटेरियल यूज करो। आईसीआई के मटेरियल से उठा के मैंने सिंपलेस्ट करके मेरी बुक में कन्वर्ट किए हुए हैं, जो मेरी बुक भी मैंने आप टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल स्टूडेंट, ई बुक सबके लिए अवेलेबल है, आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल दो उसका। सो वो आप यूज करो, जिससे आपको उसको सिंपलेस्ट बन के आप उसको ईजिली तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। बराबर फ्रेंड्स, सो ये सारे इंडियस एएस हमारे हो गए। क्वेश्चन 9 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, राइट।